सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा एटमॉस्फेयर। तो 1 मिलियन के बाद हमारी पहली क्लास है आज, है ना। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट वुड बी एटमॉस्फेयर एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि हम देखने वाले हैं वायुमंडल और हमारे वायुमंडल में मौजूद जो पानी है दैट इज़ वाटर है, उसके बारे में। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेयर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ टेलीग्राम पे, एक सेकंड जी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कितना परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। देन हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें कि हम इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। आपको लग रहा होगा अच्छा है बस यही पढ़ेंगे, नहीं। कंडेंसेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ेंगे, हम प्रेसिपिटेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाकी एग्जाम्स में जैसे कि CDS वगैरह में भी मतलब सीरियस एग्जाम में भी अपेयर होने वाले हैं, CAPF एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। SSC के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए तो बेहद ही ज़्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर और डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर होता क्या है? वायुमंडल। इट इज़ एन एनवेलप ऑफ गैसेस। इट इज़ एन एनवेलप ऑफ गैसेस। क्या सिर्फ गैसेस का ही एनवेलप है? नहीं, गैसेस के अलावा एरोसोल। अब एरोसोल क्या होता है ये आपको पता चलेगा केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में। डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक है, ये सारा कुछ आपके एटमॉस्फेयर में आता है, बट मेनली इसको हम एनवेलप ऑफ गैसेस बोल देते हैं। इसी की वजह से हमारा अर्थ जो है एक हैबिटेबल प्लैनेट है जिसमें कि हम रह सकते हैं। एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। एटमॉस्फेयर को कौन होल्ड करके रखा हुआ है? एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है हमारी अर्थ की ग्रेविटी ने। यही कारण है कि क्यों हमारे अर्थ में आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। बाकी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं जिनमें कि बिल्कुल भी ना के बराबर एटमॉस्फेयर है। रीज़न क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। लेकिन सिर्फ ग्रेविटी हो जाने से ही एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता। एटमॉस्फेयर कहीं कहीं से तो इसका एवोल्यूशन हुआ होगा, तो वही हमें पढ़ना है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ इस एटमॉस्फेयर का। यानी एटमॉस्फेयर में जो ये हम डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज अभी पढ़ेंगे, सबको पता है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कितने परसेंटेज में अभी हम देखेंगे। लेकिन ये सारी गैसेज आई कहाँ से? हमारे इस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है। प्लीज़ सर बायलिंगुअल, बिल्कुल बायलिंगुअल रहेगा। हाँ, थैंक यू फॉर 1 मिलियन। अभी क्लास पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो एवोल्यूशन, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? ये हाउ डिड इट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस? कहाँ से आया ये एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की 3 स्टेजेस हैं। कितनी? 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज है डी गैसिंग। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। पहली स्टेज है, यहाँ पे लिखा हुआ ये पहला स्टेज है हमारा लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। अब अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं प्रारंभिक वातावरण की कमी। कैसे? जो पहले एटमॉस्फेयर था, जब अर्थ हमारी कितने साल पहले बनी थी, जरा कमेंट में सभी लोग बताएंगे। तो जब हमारी अर्थ बनी थी तब एटमॉस्फेयर, जो आज का एटमॉस्फेयर है वो नहीं था। तब उसमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम ये थी। तो ये जो सन से हमारी जो सोलर फ्लेयर्स आई, जो सन से जो सोलर फ्लेयर्स आई बहुत जोर की, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को, उस वायुमंडल को जो पहले एग्जिस्ट करता था अर्थ सरफेस के अराउंड में, जिसमें मेनली हाइड्रोजन, हीलियम ये सारी गैसेस थी, उसको उसने यहाँ से हटा दिया उन सोलर फ्लेयर्स ने, जो कि पहले बहुत ही मतलब उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था हमारे अर्थ सरफेस पे, या फिर अर्थ सरफेस के अराउंड जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट था उसमें। तो पहला जो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा था उसका लॉस हुआ। फिर क्या हुआ? फिर सेकेंड स्टेप में हुआ डी गैसिंग। डी गैसिंग, डी गैसिंग का मतलब होता है गैस का निकलना। ये क्या है? ये आप देख रहे हैं एक वोल्केनो है। एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर हुआ, यानी कि एटमॉस्फेयर जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा था वो गया। उसके बाद डी गैसिंग हुआ। डी गैसिंग का मतलब है गैस का निकलना। अब गैस कहाँ से निकली? ये वोल्केनो से। ठीक है।
अब आज जो हमारे अर्थ की जो सरफेस पे वोल्केनो मौजूद हैं उससे बहुत ही ज़्यादा ये वोल्केनिक एक्टिविटी उस समय पे थी। किस समय पे? जब हमारी अर्थ सरफेस बनी थी, जब हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बन रहा था। ठीक है, अब अर्थ का एज कितना है, अर्थ कब बनी थी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब भी मैंने आपसे पूछा था। आई होप सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा, एंड दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 अरब साल पहले। ये हमारी अर्थ की एज है। तो उस समय जब हमारी अर्थ बनी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी उस समय, जिसकी वजह से उसके अंदर से आउटपोरिंग हुई थी। और हमने पढ़ा था वॉल्केनिक एक्टिविटी जब होती है तो सिर्फ मैग्मा या फिर लावा ही बाहर नहीं निकलता है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्या निकलता है, गैसेज निकलती हैं और पायरोक्लास्टिक डेब्री निकलता है। तो ये जो गैसेज अंदर से निकली, ये यहाँ पे आई, डिफरेंट तरह की गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में, और उनका फिक्सेशन किया गया या फिर उनका मॉडिफिकेशन किया गया बाय द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जैसे हमारे प्लांट्स, तो प्लांट्स ने क्या किया, अपना जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके थ्रू इस हमारे पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को जन्म दिया। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा प्रारंभिक वातावरण था उसकी कमी। दूसरा था डी गैसिंग, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पृथ्वी का गर्म आंतरिक जो भाग है उससे गैसों का निकलना। और जो तीसरा है वो क्या है, जीव जगत का, हम क्या बोल सकते हैं इसको, जीव जगत द्वारा संशोधन किया गया, दैट इज मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, मॉडिफिकेशन बाय लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की। अब हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बन गया, अब हम इसकी डिफरेंट स्टेजेस को देखने वाले हैं, लेयर्स ऑफ, नॉट स्टेजेस, डिफरेंट लेयर्स को देखने वाले हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये होती है हमारी डिफरेंट लेयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ का सरफेस से ट्रोपोस्फियर, जिसको कि हम हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं, देन स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, मेजोस्फियर यानी कि मध्य मंडल, थर्मोस्फियर जिसको कि हम आयनोस्फियर या फिर आयन मंडल बोलते हैं, एंड देन यहाँ पे आता है एक्सोस्फियर। पहले ये बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, जो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी, डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की। जैन सर टाइम कम है और मेरे 14 वीडियोज़ हो गए हैं, 20 तक कर लो MTS के लिए, PYQ4 में प्लीज़ से रिप्लाई 29 तारीख का एग्ज़ाम है, 14 वीडियोज़ हैं, 20 तक कर लो। हाँ 20 तक कर लो और लास्ट के 2-3 लेक्चर कर लेना जो PYQ सीरीज़ के हैं और उसके मल्टीपल रिविजन्स। ऑलराइट, PC बैच की आगे क्लासेस होंगी। अभी आपको पता, मैंने आपको पहले ही बताया था, अमन सर का जो पेन टैब है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली आपका अगले वीक से, अगले मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे क्लासेस। ठीक है, ऑलराइट, नो सर, ठीक, चलिए। तो अभी आते हैं जो हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को, उसको पढ़ते हैं एक एक करके। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है वो सबसे इसकी निचली लेयर है, जिसको हम ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज पहली बात तो हम यहीं पे रहते हैं, हम यहीं पे रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ सरफेस पे ही हम लोग रहते हैं, और अर्थ सरफेस के जो सबसे पहली लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट गैसेस की मिक्सिंग होती है, इसीलिए इसको हम रीजन ऑफ मिक्सिंग या फिर ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारी मौसमी घटनाएं, दैट इज ऑल वेदर फिनोमिना, यहीं पे होते हैं। मौसमी घटनाएं जैसे कि बारिश हो गई, अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट जो हमारे इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सारे यहीं पे होते हैं ट्रोपोस्फियर में। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जो आपका बादल बन रहे हैं, आपके जो कोहरा पड़ रहा है सर्दियों में, आपकी बारिश हो रही है, वह सारा कुछ ट्रोपोस्फियर में ही होता है, ऑल वेदर फिनोमिना। ट्रोपोस्फियर कहाँ तक जाता है, यानी कि इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये कहाँ तक जाती है, तो इसकी थिकनेस जाती रफली वैरी करती है फ्रॉम, आप ये मान सकते हो अगर हम एवरेज लें तो 13 है, और वैसे अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर्स तक इसकी जो थिकनेस है या फिर हाइट है वो जाती है। 8 से 18 ये वेरिएट क्यों करती है, पोल्स पे कम होती है, पोल्स पे 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। तो अभी आपको पता है पोल्स क्या है, इक्वेटर क्या है। पोल्स आपका 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, और इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, वो लाइन जो आपके अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ऐसा क्यों होता है कि ट्रोपोस्फियर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करूँ तो हाउ इट वुड लुक लाइक, तो ये मान लेते हैं हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है।
और इस अर्थ की सरफेस पे मान लेता हूँ ये इक्वेटर है और ये पोल्स हैं, तो कुछ इस तरह से आपकी दिखेगी ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या है? ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज वो लाइन है जहाँ पे ट्रोपोस्फियर आके ख़त्म हो जाती है और अगली लेयर शुरू होती है एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे तक है, मतलब बहुत ऊपर तक नहीं है, यहाँ पे बहुत ऊपर तक है। तभी तो मैंने लिखा कि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है और पोल्स पे 8 किलोमीटर। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। मैंने आपको बताया था क्यों पड़ती है, सारी चीज़ें, टिल्ट है अर्थ का और ये सारी चीज़ें। इक्वेटर पे क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट ऊपर तक डेवलप होते हैं। अभी कन्वेक्शन भी मैं आपको समझाऊंगा। वैसे तो कन्वेक्शन करंट और भी आप पहले पढ़ चुके हैं। जरा बताइए कन्वेक्शन करंट मैंने आपको और कहाँ पढ़ाया था? तो कन्वेक्शन करंट क्या है कि भाई जो हीट का ट्रांसफ़र है, ये जो हीट है हमें पता होना चाहिए, अभी तक तो मैंने नहीं बताया, अब जान लो कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है। तो गर्म हवा ऊपर जा रही, ठंडी हवा नीचे जा रही है। तो इस तरह से पूरा जो ये चक्र बनता है इसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ये कन्वेक्शन करंट बहुत ऊपर तक जाता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इक्वेटर में, इसलिए ऊपर 18 किलोमीटर तक जाता है। पोल्स पे ये कम तक जाता है। एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, आज तक कभी मैंने एसएससी में क्वेश्चन देखा तो नहीं, लेकिन अगर पूछ लेगा तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। वो ये है कि ट्रोपोपॉज का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो इक्वेटर पे कम होता है एज कम्पेयर टू पोल्स। वैसे हमें पता है पोल्स पे ठंडी पड़ती है, पोल्स पे एकदम बर्फबारी रहती है, इक्वेटर पे कहाँ ही बर्फबारी, इक्वेटर पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। लेकिन अगर हम ट्रोपोपॉज की अगर बात करें तो इसका इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है ना, वो -80 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पोल्स पे -45 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण इसका ये है क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोपॉज इक्वेटर पे बहुत ऊपर तक हाइट तक है और ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है। क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑन मूविंग अप इन ट्रोपोस्फियर, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन ट्रोपोस्फियर, यानी ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है। क्यों घटता है? कायदे से तो अगर ये हमारी अर्थ सरफेस है तो यहाँ पे हमारी हीट कहाँ से आती है? सन से आती है। तो सन से जब हीट आती है तो कायदे से ऊपर जाने में तो तापमान बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता ये कॉन्सेप्ट हीटिंग का। तो फिर कैसा होता ये, उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए पहले कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस समझ लें। कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना बस इसको थोड़ा सा रट्टा मारना है आपको कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट इज 78%, ऑक्सीजन है 21%, ऑर्गन है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.037%। ये चार गैसेस का आपको कॉम्पोजिशन याद रखना है, एकदम प्रिसाइजली याद नहीं रखना है। जैसे मैंने बताया 78, 21, 0.9 और 0.036 या फिर 037, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर पूछ लेगा सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस कौन सी पाई जाती है तो इट इज़ आर्गन। फिर उसके बाद नियॉन। इनर्ट गैस क्या होती है ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है? पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज है हमारी एटमॉस्फेयर में, इसीलिए इसको रीजन ऑफ मिक्सिंग, ट्रोपोज का मतलब वही होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। इसको हटा दो। हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं? हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, घटता है ट्रोपोस्फेयर में। वाई टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑन गोइंग अप इन दी ट्रोपोस्फियर। इसका कारण ये है कि आर एटमॉस्फेयर में, इसका आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर ये है बिकॉज आर ट्रोपोस्फियर, या फिर चलो मैं एटमॉस्फेयर इन जनरल लिख देता हूँ, ठीक है। आर एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम रहते हैं मेनली, यानी ट्रोपोस्फियर, हीट्स अप ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड नॉट इंसोलेशन। इसका मतलब क्या है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है जहाँ हम लोग रहते हैं, ट्रोपोस्फियर, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट होता है, यानी कि स्थलीय, इसको क्या बोलेंगे? स्थलीय विकिरण, ठीक है? तो स्थलीय विकिरण की वजह से हीट गर्म होता है, ना कि आतपन की वजह से, इंसोलेशन की वजह से। सर ये इंसोलेशन क्या चीज़ है वो समझ लेते हैं। नाउ व्हाट इज इंसोलेशन? इंसोलेशन क्या है? तो इंसोलेशन स्टैंड्स फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये होता है इंसोलेशन। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? ये है हमारी अर्थ सरफेस, ठीक है? ये है सन। अब यहां से जो
पार्ट ऑफ सनलाइट अर्थ कैप्चर कर रहा है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। अर्थ बहुत भयंकर हीट और लाइट छोड़ता है, उसका जितना पार्ट उसका रेडिएशन का अर्थ कैप्चर करता है उसको इंसोलेशन, या फिर वाइसे वर्सा जितना पार्ट अर्थ तक पहुंचता है सोलर रेडिएशंस का उसको बोलते हैं इंसोलेशन। इस पे टकराने के बाद ये वापस जाता है, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये क्या चीज़ है? ये है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थलीय विकिरण। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये क्या है? ये है इंसोलेशन। समझ में आ गई बात? तो ऐसा क्यों है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवेलप ऑफ गैसेस है, जैसे मान लेते हैं ये जो मैं येलो येलो से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो क्यों ऐसा है कि ये हरी वाली लाइन से हीट नहीं होता है इंसोलेशन से, बल्कि ये जो पर्पल वाली लाइन है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इससे हीट होता है? क्या कारण है इसका? कारण इसका ये है कि जो एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस हैं, कुछ गैसेस हैं जिनको कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, जैसे कि वाटर वेपर भी है। ये सब की आदत ये है, बड़ी गंदी आदत है इन लोगों की। गंदी आदत ये है कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशन होते हैं उसके लिए तो ये ओपेक ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि आने जाने देते हैं, कोई उनको छेड़ते नहीं, रोकते नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं उनके लिए ये ओपेक होते हैं। बोलते हैं आए तो तुम हमारी मर्जी से थे, जाओगे हमारी मर्जी से। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे CO2 है, ये क्या है? ये इंसोलेशन है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है। तो क्योंकि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है तो जाने देगा, जाओ जाओ, ट्रांसपेरेंट है हम तुम्हारे लिए, जाओ। जब ये टकरा के, अभी ये गर्मी आ रही होगी दिन के समय, अब टकरा के वापस कब जाएगी? रात के समय, क्योंकि उस समय तो सनलाइट आ नहीं रही है। तो रात के समय होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि दिन के टाइम आपकी जो हीट आती है और हीट लूज करने का जो समय होता है वो रात का समय होता है। तो रात का समय में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये हो रहा है। अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में है, लंबी या फिर बड़ी तरंग दैर्ध्य की ये रेडिएशंस है। जैसे कि लॉन्ग वेव लेंथ के फॉर्म में क्या होते हैं? मेनली ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। ये इंफ्रा रेडिएशन, जो रेडिएशंस आपके टीवी रिमोट से निकलते हैं। और इंसोलेशन की अगर बात करें तो इसमें होते हैं आपके, जैसे विजिबल लाइट होती है, विजिबल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, तो ये होते हैं, ये शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं। और इंफ्रारेड वाली ये लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं। तो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए क्योंकि ओपेक है, तो जब ये जाएगा तो हीट हो जाएगा। जब जाएगा लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये लोग जाने नहीं देंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे और हीट कर देंगे, खुद हीट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर हीटअप हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब ये रेडिएशन होगा तो जो अर्थ के सरफेस के जो सबसे नज़दीक है वो ज़्यादा हीट होगा, ये कम, ये कम, ये कम। तो यानी ऊपर जाने में टेम्परेचर यानी तापमान घटेगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। अब इंसोलेशन जो है, इंसोलेशन भी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन ये जो इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसी को हीट बजट बोलते हैं। अर्थ का बजट क्या होता है? इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ेंगे बजट। ये होता है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है, यानी कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ। तो इंसोलेशन इज लाइक आमदनी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज लाइक खर्चा। जैसे अगर मैं बात करूं, जितना भी पूरा ये इंसोलेशन आता है, मान लेते हैं 100% है जितना अर्थ के पास आ रहा है, इसमें से ये मान लीजिए 30% तो जो क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करके भगा देते हैं, निकलो यहाँ से। और जो बचता है 70% वो अर्थ की सरफेस तक पहुँच पाता है। और इसमें से भी रिफ्लेक्ट हो जाता है थ्रू जो हमारे, मतलब ये तो अभी ये समझ लो आउटर स्पेस से ही रिफ्लेक्ट हो गया, ये आउटर स्पेस से रिफ्लेक्ट हो गया 30%। जो बचता 70% है, इसमें जो हमारे क्लाउड्स वगैरह हैं, ठीक है, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे या रिफ्लेक्ट कर लेंगे। जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो आउटर एटमॉस्फेयर मतलब अपर एटमॉस्फेयर है, वो है तो एब्जॉर्ब उसको रिफ्लेक्ट कर लेगा। अर्थ की सरफेस तक यानी सतह तक मात्र पहुंचता है 23%, 23%, जिसको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब उसमें भी वो कितना एब्जॉर्ब करेगा और कितना रिफ्लेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सरफेस का अल्बीडो कितना है। अल्बीडो क्या होता है? तो अल्बीडो होता है कि कौन सी सरफेस अर्थ की कितना रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो इतनी भी
सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ, ज़्यादातर तो अर्थ की सरफेस में पानी है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। पानी आपको इतना तो पता होगा 71% हमारी अर्थ सरफेस है पानी ही है। जो लैंड भी है उसमें, लैंड में इतना तो है नहीं, ऐसा तो नहीं हर जगह मिट्टी है भाई। कहीं पे घर बने हुए हैं तो छत है, रोड है, डामर पड़ा हुआ है तो वो चीज़ है जिसको हम असफाल्ट बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे आपकी बर्फ़ जमी हुई है। तो हर एक सरफेस का अपना अलग रिफ्लेक्टिंग पावर होता है। उस रिफ्लेक्टिंग पावर को हम बोलते हैं अल्बीडो। अगर आपका मान लेते हैं एक अल्बीडो है, यानी कि जितना सनलाइट आ रहा है आप उसको पूरा ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका 0.8 है, दैट मीन्स कि 80%, मतलब 80% आई सनलाइट को, इंसोलेशन को आपने रिफ्लेक्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा फ्रेश स्नो का होता है। ये क्वेश्चन अभी CHSL या उसमें पूछा था, आई थिंक CPO में, कि सी आइस का कितना होता है। तो सी आइस का रफली होता है 35%, फ्रेश स्नो का होता है 80%, ओल्ड स्नो का 59%। सबका याद करने की जरूरत नहीं, ओल्ड स्नो का वगैरह का, सी आइस का देख लेना 35%, फ्रेश स्नो का 80%। ये सबका रटने की जरूरत नहीं, फ्रेश स्नो और सी आइस का बस देख लेना। ओशन और लेक्स का 8 होता है। असफाल्ट जो होता है उसका और कम होता है। असफाल्ट क्या होता है? वही जो रोड में डामर पड़ा हुआ होता है, उसका और ज़्यादा अल्बीडो सॉरी और कम, बहुत कम अल्बीडो होता है। बहुत कम अल्बीडो होता है कि मतलब ज़्यादातर पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट बहुत कम करता है। क्लियर? तो ये होती है क्या चीज़ें आपकी, ये होता है अल्बीडो। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ समझिए आप। अब ये देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन। जिस तरह मैंने बताया कि अर्थ सरफेस एकदम ऐसा नहीं कि हर जगह सेम ही सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी, बहुत अनइवन है। इसी तरह सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन भी हर जगह पूरी अर्थ में रिसीव नहीं होता। पहली बात तो अर्थ फ्लैट नहीं है, क्या शेप है जरा बताइए इसका कमेंट में। तो हर जगह सेम इंसोलेशन नहीं हो सकता। प्लस ये टिल्टेड है, प्लस और भी बहुत सारे फैक्टर है जिसमें कि हमारा इंसोलेशन डिपेंड करता है। जैसे पहला फैक्टर अगर हम लेंगे तो दैट वुड बी ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा वायुमंडल है वो कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना ओपेक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं मान लेता हूँ बहुत बादल है मेरे उसमें, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा बादल हैं, बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई है, मान लेते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इसकी वजह से क्या सनलाइट आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। उतना क्या इंसोलेशन आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ये है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा है लेंथ ऑफ डे। लेंथ ऑफ डे कैसे? अब आप पढ़ चुके हैं कि गर्मियों के टाइम पे दिन बड़े होते हैं, दिन लंबे होते हैं। जरा बताइए समर सॉलिस्टिस कब होता है? और सर्दियों के टाइम पे अब जैसे क्या है, दिन छोटे होने लगेंगे अभी से, है ना। तो अभी से दिन छोटे होने लगेंगे, यानी कि सनलाइट कम आएगी तो इंसोलेशन कम आएगा, सिंपल। जो टिल्ट होता है अर्थ का वो भी रिस्पॉन्सिबल है। ये वाले जब मैंने आपको सीजन्स वगैरह समझाया था तो मैंने आपको बताया था टिल्ट ऑफ अर्थ किस तरह से इफेक्ट करता है इंसोलेशन का। इस टिल्ट की वजह से ही 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट रहता है फ्रिजिड जोन में। फ्रिजिड जोन आप जानते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड और 66.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं ये जोन को। तो यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है, ठीक है। ये टिल्ट ऑफ अर्थ की वजह से ही तो रहता है। अगर टिल्ट ना होता तो ऐसा ना होता, यहाँ पे भी प्रॉपर दिन रात होता, ठीक है। उतना इंसोलेशन ना पहुँचता, लेकिन वो ना होता। तो टिल्ट ऑफ अर्थ बहुत इफेक्ट करता है। वो कैसे इफेक्ट करता है वो हमने पढ़ा था पूरा, जब हम उसका रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, अर्थ का रेवोल्यूशन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। तो ये चीज़ है। चौथा, पोजीशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू सन। पोजीशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू सन। अब हमें पता है कि जब हमारी अर्थ सन के अराउंड ऐसे रेवोल्यूशन करती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है, ये मान लेते हैं हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो सबसे अर्थ हमारी सन के सबसे नज़दीक होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, और इसको हम क्या बोलते हैं, और किस डेट को होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सबसे पास में होगी हमारी अर्थ सन के तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड होगा, और जब दूर होगी तो कम होगा। जब पास में होती है तो उसको हम बोलते हैं पी से पास, पी से पेरीहीलियन, अपसौर, ठीक है, उपसौर। और ये कब होता है, सबसे नज़दीक कब होता है? 3 जनवरी को। और इसको बोलते हैं एपीहीलियन, ठीक है, एपीहीलियन बोलते हैं, इसको अपसौर बोलते हैं हिंदी में। और ये होता है रफली 4 जुलाई को। तो यहाँ पे एपीहीलियन में कम होगा इंसोलेशन, पेरीहीलियन में ज़्यादा होगा। अर्थ का जो रोटेशन है वो भी कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को अफेक्ट करता है कि कितना इंसोलेशन रिसीव होगा। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को अफेक्ट करते हैं कि कितना इंसोलेशन, कितना सोलर रेडिएशन अर्थ को रिसीव होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि लोअर लैटिट्यूड है हमारे इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास ज़्यादा गर्मी पड़ती है,
यहाँ पे और कम गर्मी पड़ती है, यहाँ पे तो और भी कम पड़ती है। इसी वजह से डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स निकल के आते हैं हमारे। तो यहाँ पे आप लैटिट्यूड भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप ऑल्टीट्यूड भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ऑल्टीट्यूड होता है यानी कि ज़्यादा ऊंचाई, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, या पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होता है, फिर और यहाँ पे टेम्परेट एरियाज़ में कम होता है। यहाँ तक कि मतलब ये थोड़ा सा एक फैक्ट है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा और इसके अंदर एक पॉइंट और डीप घुसूँ तो ये फैक्ट है कि इक्वेटर से ज़्यादा इंसोलेशन जस्ट अबव द इक्वेटर एंड जस्ट बिलो द इक्वेटर, यहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन होता है एज कंपेयर टू इन द इक्वेटर, इफ ऑन द इक्वेटर। रीजन बीइंग कि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है इक्वेटर पे, उस क्लाउड की वजह से इंसोलेशन उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो जस्ट अबाउट जस्ट बिलो में थोड़ा सा जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो बढ़ जाता है। ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे कि हमारा अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिपेंड करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देन फिर हम अपनी अगली लेयर पे बढ़ें। इसी में ही ज़्यादातर सारी चीज़ें थी जो आपको मुझे बतानी थी, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है कि जो हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज अभी मैंने आपको बताया, ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं। इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी की वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। लाइक वीडियोस परमार ऐप पे नहीं, विकी प्रजापति यहीं पे चलती है लाइव, रिकॉर्डेड वहाँ पे जाती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को चीज़ बोलते हैं, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये हमारी हरकतों की वजह से हो रहा है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ लेते हैं, लेकिन कोई गलत चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि ग्रीन हाउस अगर इफेक्ट ना हो ना तो हम अर्थ में रह ही नहीं सकते हैं। यही चीज़ हैबिटेबल बनाती है अर्थ को, क्योंकि अगर ये हीट को ट्रैप नहीं करेंगे CO2 और वाटर वेपर जैसी गैसेस, तो उसकी वजह से पूरी हीट चली जाएगी, और जब पूरी हीट चली जाएगी तो यहाँ पे पूरी बर्फ़ जमी रहेगी अर्थ पे, और हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि हमारी कुछ हरकतों की वजह से हम CO2 का जो इनटेक है इन दी एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स और ये सब जो है आइस कैप, ये सब मेल्ट होना स्टार्ट कर चुके हैं, और वाटर लेवल राइज कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे आइलैंड कंट्रीज़ होती हैं, है ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हैं, उनके लिए काफ़ी अब खतरे की घंटी बज रही है, जैसे मालदीव्स वगैरह ही। तो ग्लोबल वार्मिंग, ये इफेक्ट पता चल गया आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर। टेम्परेचर क्यों घटता है ये आप समझ गए। लेकिन कभी कभी होता है ऊपर जाने में टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, ताप का व्युत्क्रमण हम बोल सकते हैं, या फिर, ठीक है, यानी कि जो होना चाहिए, होना क्या चाहिए कि ऊपर जाने में टेम्परेचर घटना चाहिए लेकिन बढ़ जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस in spite of, rather than decreasing on going up, यानी ऊपर जब हम ट्रोपोस्फियर पे जाते हैं तो तापमान घटने की जगह बढ़ जाता है, उसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? ऐसा यूजुअली आपको पोलर एरियाज में देखने को मिलता है। पोलर एरियाज जो हमारे पोल्स के आसपास के जो एरियाज है, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन जैसी कंट्रीज़ पे, तो वहाँ पे हमें देखने को ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। या फिर अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे देखने को मिलता है, इक्वेटर इक्वेटोरियल एरियाज़ में भी देखने को मिलता है, जैसे हम इंडिया में यहाँ पे भी देखने को मिलता है। लेकिन ये क्यों होता है पहले वो समझ जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये इसलिए होता है, देखो कब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट इस वजह से नहीं होता है क्योंकि वो जो इंसोलेशन आ रहा है वो हीट होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से, जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। तो अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कब होता है? रात के समय होता है, ठीक है, रात के समय होता है। अब अगर मान लेते हैं ये बहुत लंबी रात है, लॉन्ग, और लंबी रात कब होती है? सर्दियों में। तो मान लेते हैं कि लॉन्ग विंटर नाइट है, बहुत लंबी रात है, हाँ बहुत लंबी रात है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस लंबी रात में, खूब पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग विंटर नाइट में क्या है कि पूरा हीट चला गया इसका, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो अर्थ की सरफेस है ये पूरी तरह से, अब नॉर्मल नाइट्स में क्या होता है, नॉर्मल नाइट्स में तो ये होता है कि अर्थ जो हीट, मतलब ये हीट एस्केप कर रही है, फिर से सूरज निकला है, फिर से सुबह हो गई तो फिर से वो आना स्टार्ट हो गया। लेकिन लॉन्ग विंटर नाइट में क्या होता है, पूरी तरह से हीट भाग जाती है और अर्थ सरफेस के नज़दीक वाली जो लेयर होती है ये एकदम से क्या होती है, ये एकदम से कूल डाउन हो जाती है, क्योंकि अर्थ में बिल्कुल भी हीट नहीं बची। इसलिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन
दैट इज चलन, इसको हिंदी में बोलते हैं चालन, ये अर्थ की सरफेस हीट अप हो जाती है, तो जो हमारी कूल डाउन हो जाती है। और जो हमारी अर्थ की जो ये अर्थ सरफेस, ये जो अर्थ की जो पहली लेयर है ना, ये हीट भी इसी वजह से ये होती है, कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही। जो पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, जो पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर की लेयर अर्थ सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी कि कंडक्शन यानी चालन होने के लिए दो चीजों का कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे कि आपने इसको, ये जो बीकर है ये गर्म हो रहा है, ठीक है, गर्म हो रहा है, और गर्म होते 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 हीट यहाँ ट्रांसफर होगी और फिर आपको हीट ट्रांसफर होगी और आपने इसको पकड़ रखा है। तो हीट ट्रांसफर कब हो रहा है? जब दोनों चीज़ों का कांटेक्ट है, तो इसको कंडक्शन बोलते हैं। जब इस तरह की सेल्स डेवलप होती हैं कि भाई जो वार्म चीज़ है, जैसे इसको हम हीट कर रहे हैं पानी को, तो पानी, जो गर्म पानी नीचे पहले हो जाएगा गर्म, तो ये गर्म चीज़ ऊपर उठती है, तो ये ऊपर जाएगा, ये ठंडा वाला नीचे आएगा, फिर ये गर्म होगा, तो इसको कन्वेक्शन बोलते हैं, संवहन। और रेडिएशन के लिए हमें कोई पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ तक कि ये वैक्यूम में, निर्वात में भी हो सकता है। एक और ही ऐसा होता है जो मैं आपको जब लू पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, एडवेक्शन। एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, जब लू पढ़ाऊंगा ना, लू चलाएंगे हम, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, तब पढ़ाऊंगा हॉरिजॉन्टल जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन, ठीक है। तो अभी के लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन आपने समझ में आना चाहिए। मेजर पार्ट तो जो है हमारा कन्वेक्शन की वजह से हीट होता है एटमॉस्फेयर का, इस तरह से ये गर्म हो गई लेयर तो ऊपर जाएगी, ठंडी वाली नीचे आएगी, लेकिन जो जस्ट कॉन्टैक्ट में है वो कंडक्शन की वजह से हीट होती है। तो अब लॉन्ग विंटर नाइट में क्या होगा, ये सब भाग जाएगी हीट और ये ठंडक यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे ठंडक हो जाएगी, ठंडक 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 ठंडक, बहुत ठंडक ठंडक, ठीक है, लंबी ठंडी रात में। तो इस वजह से जब आप ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ तो बहुत ठंडा है, ऊपर जाएंगे तो हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा आपको, हल्का सा इंक्रीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि हीट तो ऊपर की तरफ भाग चुकी है, वो चली गई, वो ऊपर अभी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे ये इसकी पूरी हीट निकल गई, तो इस वजह से कंडक्शन से इसने कूल कर दिया अपनी पास वाली लेयर को। तो इसको बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया लॉन्ग विंटर नाइट। सोचो अगर बहुत जोर की हवा चल जाए तो ये गर्म हवा यहाँ आ जाएगी, ठंडी हवा ऊपर, ये सब कुछ ऐसा सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, नहीं कि मिक्सिंग ऑफ एयर हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए लॉन्ग विंटर नाइट के अलावा हमें एक काम एंड स्टेबल एनवायरनमेंट भी चाहिए, यानी कि काम एंड स्टेबल एयर चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। और तीसरा, हमें क्लाउडलेस नाइट चाहिए, बादल ना होने चाहिए, क्लाउडलेस नाइट। नाइट तो चाहिए रात, लेकिन क्लाउडलेस चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए। बादल से क्या दिक्कत है, ये बादल है, ये बादल क्या करेंगे, इसको भेज देंगे, रिफ्लेक्टिंग पावर बहुत होती है इनकी, तो ये बादल क्या करेंगे, हीट को वापस भेज देंगे नीचे, तो वो टेम्परेचर इन्वर्जन वाला फिनोमेना नहीं देखने मिलेगा। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा सर्दियों में जिस दिन बादल होते हैं उस दिन उतनी सर्दी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो बादलों ने रिफ्लेक्ट करके फिर से अर्थ सरफेस में भेजना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 3 टेम्परेचर इन्वर्जन में ध्यान रखना है। समझ में आती है टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? अब आते हैं अपनी अगली लेयर पे, एंड दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये सारी चीजें आप समझ गए, ट्रोपोस्फीयर और सारी चीजें। क्लाउडलेस, यस, ठीक है, कितनी थिकनेस होती है मैंने बता दिया, 8 से 18। और अगर एवरेज पूछ लेगा तो आप बहुत तेज है मैथ्स में, आपको तुरंत निकालना आता है। एवरेज कितना निकल आएगा, 13 किलोमीटर्स निकल आएगा। बिल्कुल जेई के लिए बिल्कुल एफआरबी वाला हेल्प करेगा। पेरीहीलियन जैन में होगा तो समर क्यों हो जाता है? बिकॉज सन क्लोज है अर्थ के। एप्लेट गेमिंग, बस ये साफ दिखाता है कि आप आज का पहला लेक्चर ले रहे हैं, आपने पहले के लेक्चर लिए ही नहीं, ठीक है। आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, आज जोड़ के निवेदन है आपसे कि प्लीज़ लेक्चर को कॉन्टिन्यूएशन में देखें। इसीलिए मैंने पहली दिन बात बोली थी, ठीक है। ये बात आप ना पूछते अगर आपने पहले लेक्चर देखे होंगे तो, कहाँ है वो, मैंने बताया था। कारण इसका, अब मैं इसका डीप है कारण, अब कैसे यहाँ पे, क्योंकि पिक्चर तो हमने वो वाली लगा नहीं रखी। कारण अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। कारण ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में गर्मी पड़ती है जुलाई को, सर्दी पड़ती है जनवरी में। पूरी अर्थ सरफेस में सर्दी नहीं पड़ती है जनवरी में। तो जब जनवरी में पेरीहीलियन का टाइम होता है, जब सन नज़दीक होता है अर्थ के, तो कुछ इस तरह का अर्थ का टिल्ट होता है, यानी नदर्न हेमिस्फेयर पीछे की तरफ झुका होता है, सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका होता है, और इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में है। तो मेनली जो गर्मी सर्दी पड़ती है वो अर्थ की, सन की तरफ अर्थ का टिल्ट है, या फिर नदर्न हेमिस्फेयर का है कि सदर्न हेमिस्फेयर का, किसका टिल्ट है सन की तरफ, इसकी वजह से पड़ती है, ना कि पास में है सन के अर्थ या फिर दूर में, इसकी वजह से सर्दी नहीं पड़ती है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। तो फिर क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में इंडिया है, वो टिल्टेड अवे फ्रॉम दी सन है, इसलिए वहाँ इंडिया में जनवरी के टाइम पे सर्दी ही पड़ेगी, सर्दी ही पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बस,
ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप पुराना जहाँ पे मैंने वो रेवोल्यूशन और सीजन्स वगैरह पढ़ा है वहाँ पे मैंने ये चीज़ को बताया था, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। अब स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से शुरू होती है? ट्रोपोस्फीयर के ऊपर से, ट्रोपोपॉज के ऊपर से। ट्रोपोपॉज क्या होती है मैंने आपको बताया था, वो लेयर होती है जहाँ से ट्रोपोस्फीयर खत्म होके स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर आप ध्यान से देख लिए, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर जाता है कहाँ तक? अप टू 50 किलोमीटर्स तक। ये जाता है अप टू 50 किलोमीटर्स तक। स्ट्रेटोस्फीयर की खासियत ये होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन मूविंग अप, यानी हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कारण? वहाँ पे तो डिक्रीज कर रहा था। कारण इसका ये है बिकॉज यहाँ पे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ओजोन लेयर देखने को मिलती है रफली आप मान के चलिए 20 से 35 किलोमीटर, या फिर आपके अगर मैं एनसीईआरटी बुक्स में बात करूँ तो 10 से 50 किलोमीटर तक दिया हुआ है इस रेंज को, लेकिन रफली जो हमें देखने को मिलती है वो 35 किलोमीटर की हाइट में देखने को मिलती है ओजोन लेयर। जब सनलाइट आती है तो उससे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका फॉर्मूला O3 होता है ओजोन का। ये जो ओजोन होती है हमारी अर्थ सरफेस को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। अभी मैंने बताया था शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन के फॉर्म में वो इंसोलेशन आता है जिसमें कि विजिबल लाइट और यूवी रेज होती हैं। तो हार्मफुल जो यूवी रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग समझ लेते हैं कि कुछ और ही, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। इसकी थिकनेस जो होती है उसको हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट से, डॉप्सन इकाई से। और जहां पे इसकी थिकनेस कम हो जाती है उसी चीज को बोलते हैं ओजोन होल। एंटार्क्टिका में पढ़ा था कुछ साल पहले, एंटार्क्टिका में ओजोन होल, जो कि अभी ये बता रहे हैं जोग्राफर्स साइंटिस्ट कि अभी वो होल बंद हो चुका है। क्योंकि होल हुआ था ऐसा मतलब नहीं कि ओजोन लेयर थी, यहाँ पे छेद हो गया, यहाँ से पूरी अल्ट्रावायलेट रेज घुसी आ रही है। होल का मतलब होता है उसकी वहाँ पे थिकनेस कम हो गई है बस। तो वो जो है अभी नॉर्मल हो चुकी है। थिकनेस क्यों कम हो जाती है और क्यों हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है? प्रोटेक्ट करना ज़रूरी इसलिए सो दैट अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन ये डिस्ट्रॉय क्यों होती है? डिस्ट्रॉय होती है जैसे कि हमारे CFCs हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियॉन्स, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर्स में, यूज़ करते थे लेकिन अभी इनको फेज आउट कर दिया गया है। एनवायरमेंट इकोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके, एक प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, वहाँ पे ये प्रण लिया गया था कि भाई हम इसको फेज आउट करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो फ्रियॉन्स, CFCs, फ्रियॉन्स, इन सब से जो है ये हैम्पर होती है, इसको खतरा पहुंचता है। लेकिन ये ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर में जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ सारे वेदर फिनोमेना होते हैं, वहाँ पे अगर आ जाएगा ना तो बहुत हानिकारक है। यही ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में होनी चाहिए। स्ट्रेटोस्फियर में ही जो हमारे एयरप्लेन्स हैं वो उड़ते हैं। ठीक है, एरोप्लेन्स हैं वो उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेदर फिनोमेना नहीं होते, तो उतनी ज़्यादा क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उनको पूरा अच्छे से देखने को मिलता है सारी चीज़ें, तो ढंग से उड़ पाते हैं वो। तो स्ट्रेटोस्फियर में इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। बाकी कमेंट में आप ये बता देंगे कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट ओजोन डे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बता ही दिया हो। तो ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? कमिंग ऑन टू द मेसोस्फीयर, दैट इज मध्यमंडल। मध्यमंडल में भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑन मूविंग अप। मध्यमंडल में हमारे जो मेटियोराइट्स हैं, मेटियोराइट्स हैं वो जल जाते हैं। अभी मेटियोराइट बोलो या फिर मेटियोराइट बोलो, आपको पता है बात एक ही है। होता क्या है, वो मेटियोराइट जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और जल जाते हैं उनको ही मेटियोराइट बोल देते हैं। और ये कहाँ जलते हैं? मेसोस्फीयर। तो M से मेटियोराइट और M से मेसोस्फीयर, ये बर्न हो जाते हैं यहाँ पे इस लेयर में। मेसोस्फीयर की अगर हम बात करें, जिसको मध्यमंडल बोलते हैं, इट इज़ दी कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की। कब कहाँ तक देखने को मिलती है? अप टू 80 किलोमीटर्स। देखिए, ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पे खत्म होगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज, और स्ट्रेटोपॉज के ऊपर शुरू होगी आपकी मेसोस्फीयर, और जहाँ मेसोस्फीयर खत्म होती है उसको मीजोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो पॉज समझिए आप। ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, बिकॉज ये जो प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 के दिन हुआ था, 1987, इसीलिए ही इसी दिन को हम ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर इतनी चीज़? एंड दी लास्ट क्या आ गया, एक सेकेंड, हमारी अगली लेयर तो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंड दैट इज थर्मोस्फेयर। ठीक है, अभी हम आखिरी लेयर पे आ जाते हैं, एंड दैट इज
थर्मोस्फीयर पे। इसी को ही हम आयनोस्फीयर या फिर आयन मंडल के नाम से जानते हैं। क्यों आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं? क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलते हैं आयंस देखने को मिलते हैं, इसमें आयंस देखने को मिलते हैं। और यही आयंस की वजह से ये क्या करते हैं, रेडियो वेव्स जो हम अर्थ सरफेस से भेजते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, ठीक है। रेडियो वेव्स को ये रिफ्लेक्ट करके भेजते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स जो हम यहाँ से भेजते हैं इस तरह से, यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाता हूँ। ये हमारी थर्मोस्फीयर जिसको हम आयनोस्फीयर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आपको आयंस इस तरह से देखने को मिलेंगे। और ये आयंस क्या करेंगे, जो रेडियो वेव्स हम अपनी अर्थ सरफेस से भेज रहे हैं इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। और थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, आयंस की प्रेजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इट इज़ दी वार्मेस्ट लेयर, ठीक है। तो ये 50 किलोमीटर तक थी, 80 किलोमीटर तक है, ये 800 किलोमीटर तक है। इसके बियॉन्ड आता है एग्जॉस्फीयर। ये कोई लेयर नहीं होती है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो थर्मोस्फीयर यानी जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर ख़त्म होता है और बाहरी जो एनवायरनमेंट शुरू होता है, तो उसी को ही हम एग्जोस्फीयर बोलते हैं। एज सच इसमें हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर में हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो थर्मोस्फीयर फिर आयनोस्फीयर होती है, इट इज़ दी वार्मेस्ट लेयर, ठीक है। अच्छा, एक कार्बन लाइन क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ कार्बन लाइन? तो कार्बन लाइन ये बाउंड्री होती है। जैसे कि हमने क्यूपर बेल्ट पढ़ा था एटमॉस्फेयर, जब सोलर सिस्टम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हमारे सारे प्लैनेट ख़त्म हो जाते हैं, लास्ट कौन सा है, नेपच्यून। तो उसके बियॉन्ड हमें देखने को मिलता है एक क्यूपर बेल्ट। उसी तरह से कार्बन लाइन, इट इज़ अ बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री वेयर एटमॉस्फियर एंड्स, जहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारा ख़त्म हो जाता है, एंड आउटर स्पेस स्टार्ट्स, बाहर का जो मतलब जो आउटर स्पेस है वो यहाँ से शुरू होता है। इसको हम बोलते हैं कार्बन लाइन। किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिए। बाकी यार ये ऑर्डर में याद होनी चाहिए आपको, लेस नहीं याद होती तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन खैर मेरे हिसाब से ट्रिक की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, ठीक है। तो फिर भी आप ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे इस तरह से है कि थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच दी एक्स, ठीक है, थैंक यू सो मच दी एक्स, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो टी से ट्रोपोस्फीयर, एस से स्ट्रेटोस्फीयर, एम से मेसोस्फीयर, टी से थर्मोस्फीयर और ई से एग्जॉस्फीयर, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर आपकी इजाज़त हो तो अब आगे बढ़ा जाए हम अपने अगले उस पर। और एक चीज़ कि टेम्परेचर जो डिक्रीज़ करता है यहाँ पे, उसका रेट क्या है, व्हाट इज़ रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर? तो रेट ऑफ डिक्रीजिंग जो टेम्परेचर है वो ये है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमारा जो, या फिर आप ये तो इस तरह से मान लो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, या फिर ये चीज़ याद कर लो कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 165 मीटर ऊपर जाने में कम होता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं लैप्स रेट, यानी टेम्परेचर घटने की जो दर होती है, इसी को ही हम बोलते हैं लैप्स रेट, जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक। किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब हम आते हैं वेयर इज अर्थ्स वाटर। टॉपिक क्या था आज का हमारा? टॉपिक था वो भी इस पे मैंने क्वेश्चन रखा है, ठीक है। टॉपिक था हमारा एटमॉस्फेयर एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर। तो अब हम देखने वाले हैं वाटर इन द एटमॉस्फेयर और हमारी अर्थ सरफेस पे। सर जून का समर जून के समर से ज़्यादा वार्म रहता होगा वेर एवर इट अकर। गुरुजी हाउ डेंसिटी चेंज एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस। बिल्कुल एप्लेट, पहली बात तुम्हारी सही है जो तुम पूछ रहे हो। दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन है, डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन मूविंग अप। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, ग्रेविटी की वजह से ज़्यादातर जो हमारी भारी गैसेज हैं, डेंस गैसेज है, वो ट्रोपोस्फियर में बैठी हुई हैं। तो डेंसिटी विल डिक्रीज ऑन मूविंग अप, ठीक है। तो हम जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, या फिर नीचे आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब हम आते हैं कि अर्थ सरफेस में पहले तो समझते हैं कि कितना पानी है। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो भी हमारा अर्थ सरफेस है उसमें 97.2 या फिर 97.3 तो सिर्फ पानी ही पानी है।
वाटर है, और जो रिमेनिंग है दैट मीन्स 2.8% या फिर 2.7% ये है लैंड मास। इस 97.2 को हमें समझना है कि ये जो पूरा पानी है 97.2%, इसको हम 100% मान रहे हैं। मान रहे हैं का मतलब ये है कि जितना भी पानी है हमारे पास वो 100% ही होगा। मैथ्स आपको पता है किसी भी चीज़ को हम 1 या फिर 100% मानते हैं, तो उसमें से कितना हमारे पीने योग्य है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक सेकेंड, सॉरी मैंने क्या बोल दिया ये, ठीक है, ये फ्रेश वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो 97.2% वाटर है ये हमारा क्या है, सॉल्ट वाटर है, दैट मीन्स एल्कलाइन वाटर है। और जो 2.8% वाटर है ये क्या है, फ्रेश वाटर। अब कहीं कहीं 2.7% आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं आप देख सकते हैं आप 2.5। वैसे आपको पता है कि हमारी जो अर्थ सरफेस उसमें 71% क्या है, वाटर है, जो कि मोस्टली ओशंस में, जो कि अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और जो बाकी का है 29% वो क्या है, लैंड मास है ना। पहले ये सब एक साथ था जिसको हम पैंजिया बोलते थे, ये सब एक साथ था जिसको हम पैंथलासा बोलते थे, हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो पूरा पानी है, जो पूरा वाटर है, इसमें 97.2% तो सॉल्ट वाटर है। यानी सॉल्ट वाटर का मतलब ये है कि इसको हम पी नहीं सकते हैं, ये हमारे पीने योग्य नहीं है। जो पीने योग्य है वो सिर्फ और सिर्फ 2.8 या फिर 2.7% है। अब ये जो पूरा पीने योग्य पानी है, मान लेते हैं ये 100% है अपने आप में, तो इसमें से जो पीने योग्य पानी यानी 2.8% है, इसका 68.7% ये ग्लेशियर और आइस कैप में है। इसको भी हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पीने के लिए मौजूद है पानी, वो कितना ही कम पानी है। ग्राउंड वाटर में 30% है और सरफेस और बाकी जगहों में 1.2%। तो सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सॉल्ट वाटर यानी फिर अल्कलाइन वाटर कितना है जो ओशियंस में मौजूद है, समुद्र में, वो 97.2 है। बाकी फ्रेश कितना है, 2.8 या फिर 2.7% है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा बोलेगा ऑर्डर में लगा दो फ्रेश वाटर कहाँ कितना पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर और आइस कैप में, देन ग्राउंड वाटर में, देन लेक्स में। तो ये पहला 3 याद रखना, पहला 3 आप याद रख लेंगे, जैसे कि पहला ग्राउंड वाटर, देन ग्लेशियर, देन आपका लेक्स। बस 3 भी अगर शुरू के याद रखेंगे क्वेश्चन हो जाएगा। और इनका परसेंट याद रखना, खासकर ग्लेशियर का तो याद ही रख लेना, बाकी का याद रखो ना रखो, लेकिन ग्लेशियर का परसेंटेज याद रख लेना। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ग्लेशियर में 68.7% है पूरे फ्रेश वाटर का, ग्राउंड वाटर 30.1% है। अब ये जो वाटर है, वाटर चलो इसको ह्यूमिडिटी को हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो पूरा वाटर है ये पूरा सर्कुलेट करता रहता है हमारे एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर में। ठीक है, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर में। लिथोस्फियर आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है, स्थल मंडल, टेक्टोनिक प्लेट, अपर क्रस्ट, पूरा क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल। आज हम पढ़ ही चुके हैं एटमॉस्फियर और हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर मतलब जहाँ पे आपको ये पानी वगैरह देखने को मिलेगा, हाइड्रोस्फियर। और जहाँ पे तीनों होते हैं वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये चीज़ है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फियर। यहाँ पे वाटर सर्कुलेट करता है 3 पर्टिकुलर प्रोसेसेस से। एक को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, ये इवेपोरेशन लिखा हुआ, इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन, दोनों को सिमिलर ही कंसीडर करो। कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, इन 3 मेथड से पूरा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर में पानी घूमता रहता है। इसी को वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है, पानी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्लियर है चीज? अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होता क्या है। बस यही अंत है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन होता है जहां पे वाटर वेपर में तब्दील हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो हमारा स्टेट का चेंज है, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, सॉरी केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। पानी जो है वाष्प में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है हमें पता है। इवेपोरेशन कब होता है, जब बहुत ज़्यादा धूप वगैरह पड़ती, बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती, यानी कि जब पानी को हीट मिल जाए उस टाइम इवेपोरेशन हो जाता है। और जितनी हीट में वो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, इसी चीज़ को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, जितनी हीट में वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल। वैसे अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ इन ब्रीफ, लेकिन ये चीज़ हम केमिस्ट्री में भी देखेंगे फिर से, एंड दैट इज़ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कब ज़्यादा होता है। मैं भी ऐसे मौखिक रूप से यानी कि ओरली बता देता हूँ आपको, लेकिन लिखेंगे हम लोग वहाँ पे। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ देगी, हीट, जब बहुत ज़्यादा हवा चलेगी तब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जब बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं हम किसी चीज़ का, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, जैसे आप एक बाल्टी में पानी रखो छत पे और एक बहुत बड़े पतीले में उतना ही पानी रखो, पतीले वाला पानी जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। और जब ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ह्यूमिडिटी होती क्या है, उसके लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। और ह्यूमिडिटी अगर नहीं समझेंगे तो कंडेंसेशन कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। अगर ह्यूमिडिटी नहीं समझ में आएगा तो पूरा फोकस, जो लोग अभी सो रहे हैं जाग जाओ, ठीक है? 2 सितारे कंधे में बाद में लग जाएंगे पहले यहाँ पे समझ लो, ह्यूमिडिटी पे पहले फोकस करते हैं। 2 सितारे, 3 सितारे, जितने 4-5 सितारे लगाने सब लग जाएंगे, लेकिन पहले ह्यूमिडिटी समझते हैं ध्यान से। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। कितना वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बोलते हैं। आपने सुना होगा आज बहुत ह्यूमिडिटी है, आज बहुत उमस है, सुना होगा, इतना तो सुना होगा ना सबने, आज बहुत उमस है। उमस का मतलब बहुत ह्यूमिडिटी, यानी कि बड़ा चिपचिपापन टाइप लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हवा ने बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करके रखा है। क्या सर्दियों में ऐसे ह्यूमिडिटी आपने सुनी कि सर्दियों में ह्यूमिडिटी हो रही है? नहीं, ये फिनोमेना हमें गर्मियों में देखने को मिलता है। क्यों? इवेपोरेशन जब होता है, वाष्पीकरण, तो वो वाटर वेपर में चेंज हो गया और होके गया कहाँ? हमारे एटमॉस्फेयर में होल्ड हो गया वो। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि जब बारिश होती है और बारिश के बाद अगर धूप पड़ती है बहुत तेज की, तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन हुआ और वो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गया, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी हो गई। ह्यूमिडिटी जो है इसको मेजर किससे करते हैं जरा आप बता देंगे? ये एक एच करके ही इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एच का नाम एच से स्टार्ट होता है, आप बता लेंगे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाकी हम यहाँ पे समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की ह्यूमिडिटी, जैसे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी पूर्ण आर्द्रता क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। तो ये होती है एब्सोल्यूट, अगर हम बात करें तो वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है? वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना? काफ़ी भारी भरकम सी डेफिनेशन मैंने लिख दी, लेकिन कोई नहीं, सिंपल शब्दों में बोलें तो उस एयर की औकात कितनी है वाटर वेपर होल्ड करने की, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कितनी औकात है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कंपेयर्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी। अगेन कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल दिया? कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो कितनी औकात है और उसके बदले कितना है, समझ रहे हैं? औकात है इसकी ह्यूमिडिटी रखने की, मान लो 50 यूनिट, लेकिन है कितनी इसके पास अभी एज कंपेयर टू इट्स की खुद की औकात, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप दिन का 500 रुपये, मान लेते हैं दिन का 500 रुपये कमाते हैं एटलीस्ट, तो आप गरीब नहीं हैं, ठीक है? लेकिन हो सकता है कोई दिन का 50,000 भी कमाता हो, वो खुद को गरीब मानता हो। क्यों? क्योंकि उसका बगल वाला हो सकता है दिन के 60,000 कमाता हो, इसलिए। तो ये क्या हो गया? ये रिलेटिव गरीबी हो गई, जो मैंने दूसरा बोला। पहला वाला क्या था? एब्सोल्यूट गरीबी। एब्सोल्यूट का क्या मतलब क्या है? औकात कितनी है। रिलेटिव क्या है? दूसरे के कंपैरिजन में औकात कितनी है। समझ में आया? एयर की एक औकात होती है, एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर होल्ड करने की। उसके बियॉन्ड वो जवाब दे देगी, क्या हमसे ना हो पाएगा, अब हो गया जितना होना था। ऐसी एयर को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर, संतृप्त। सैचुरेटेड एयर, जैसे कि तुम नहीं बोलते होगे कि अब हम पढ़ के इतना पढ़ लिए हैं कि अब हम पढ़ नहीं पाएंगे, अब बहुत सुबह से पढ़ रहे हैं, अब ना 1 मिनट भी नहीं होगा। यानी तुम पूरा पढ़ के सैचुरेट हो चुके हो, अब तुम्हारी बिल्कुल औकात नहीं पढ़ने की, क्योंकि तुम थक चुके हो पढ़ के। और जिस टेम्परेचर में ये सैचुरेशन होता है,
जिस तापमान पे होता है उस तापमान को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। एंड लेट मी टेल यू, जो गर्म हवा होती है वार्म एयर, उसकी औकात ज़्यादा होती है, क्योंकि वार्म एयर जो होती है वो एक्सपैंड करती है, हीट होती है एक्सपैंड करती है, और जो ड्यू पॉइंट होता है ये ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, ज़्यादा होता है। और जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवा होती है, उसकी जो औकात होती है वो कम होती है, उसका ड्यू पॉइंट बहुत जल्दी ड्यू पॉइंट उसका आ जाता है। क्या समझे? यही है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन है जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कंडेंसेशन या फिर संवहन बोलते हैं हिंदी, सॉरी कंडेंसेशन को क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे हिंदी में, संघनन। तो इसी को ही हम संघनन बोलते हैं, वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब हिंदी में भी प्लीज़ नेम बिल्कुल ड्यू पॉइंट, ड्यू DUE नहीं है वो, ठीक है। तो वाटर वेपर वाटर में चेंज हो रहा है। अब इवेपोरेशन क्यों हुआ था? क्योंकि वाटर को हीट दे दी थी, तो वाटर वाटर वेपर बन गया था। वाटर वेपर से हीट निकाल लो तो वो वाटर बन जाएगा। जी हाँ, ये तब होता है जब देयर इज अ लॉस ऑफ हीट। और भी कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर हम वॉल्यूम में चेंजेस कर दें, इसके वॉल्यूम में चेंजेस करने की वजह से भी होता है। लेकिन जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से मुख्यतः हमारा कंडेंसेशन या फिर संघनन होता है, वो लॉस ऑफ हीट होता है। सर कंडेंसेशन क्या होता है? इवेपोरेशन तो समझ में आता है कि हाँ जो है पानी का वाष्पीकरण हो गया, ये कंडेंसेशन क्या? कंडेंसेशन ये है, कोहरा देखा है आपने? कोहरा ये तो सबने देखा होगा, फॉग जिसको बोलते हैं। ओश देखी है? शबनम बताओ। ड्यू इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। बादल तो देखे ही होंगे हैं सर, कहाँ देखने का मौका मिलता है? उसी को ही देखते रहते हैं बस, मतलब किताबों को। तो किताबों में देखना अच्छी बात है, लेकिन ऊपर भी जाओ और बादल भी देखो कभी कभी, है ना। तो फॉग, ड्यू, क्लाउड से कंडेंसेशन है। अच्छा, कैसे कैसे लॉस ऑफ हीट होता है और कैसे ये बन जाता है? इनके लिए ज़रूरत क्या है? वाटर वेपर एकदम से जब लॉस ऑफ हीट हुआ, लॉस ऑफ जब हीट हुआ, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एयर थी, एयर ने मॉइस्चर होल्ड करके रखा था, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर, क्योंकि आपने उसको ठंडा कर दिया तो उसका ड्यू पॉइंट कम हो गया। तो एयर बोलेगी ये तो यार, ये तो हमारे साथ धोखेबाजी हुई, हम तो इतना इसलिए होल्ड कर रखे थे क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा था, हमारी औकात ज़्यादा थी, इसलिए हमने इतना होल्ड कर रखा था, वेपर के फॉर्म में था। अब तुमने एकदम से हमारे जज्बात छीन लिए, हमारी हीट छीन ली, तो ये क्या है? अब ये तुरंत वाटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन वाटर में जब चेंज होगा तो सिर्फ ऐसे लटकने के लिए कुछ चाहिए, उसको लटकने के लिए चाहिए। जी हाँ, लटकने के लिए जो चाहिए होता है उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। मतलब ये है कि जो आप ये देखते हैं ना, ये बादल हो चाहे ये कोहरा हो, कोहरा का एग्जांपल लेते हैं, ये कोहरे का हर एक बूंद हर एक पार्टिकल के अराउंड चपकी हुई होती, इतना छोटा होता है जो आपको दिखता नहीं है। इसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। सर ये कहाँ से आते हैं सर? ये आते हैं, डस्ट है, धूल है। अब दिल्ली वगैरह में तुम देखो कितना ज़्यादा स्मोक है, जो स्मोक के पार्टिकल हो गए, पोल्यूशन के पार्टिकल हो गए, तो उनको कोई पार्टिकल चाहिए। अब दिल्ली जैसी जगहों में क्या ही कमी है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की, वहाँ तो भर भर के हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, तो उसके अराउंड ये क्या करते हैं? खुद को जमा लेते हैं, तो उसको फॉग बोलते हैं। ऐसा ही मिस्ट होता है, इसको कोहरा बोलते हैं, मिस्ट को कुहासा बोलते हैं। अंतर ये होता है कि मिस्ट में अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर का जो कॉन्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और इसमें विजिबिलिटी उतनी कम नहीं होती जितनी कि फॉग में होती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इसमें कम होगा और इसमें विजिबिलिटी भी कम होगी, विजिबिलिटी इसमें और कम होती है। शबनम क्या होती है? ड्यू। तो ड्यू होता है जब किसी एक ठंडी सरफेस में, ठंडी सतह में, अब शबनम ओस कब पड़ती है? सर्दियों के टाइम पे। क्यों? सर्दी जब पड़ती है तो कार के विंडशील्ड वहाँ पे ड्यू जमी हुई है, हमारी पत्तियों में, क्योंकि पत्ती ठंडी हो गई एकदम, तो उसके कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी वो तुरंत ठंडी हो जाएगी, उसकी हीट चली जाएगी, तो बस वो वहीं पे टपक जाएगी, रख जाएगी। इसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रख गई ना यहाँ पे, उसकी ज़रूरत पड़ती है इसको लटकना है, हवा में सस्पेंड होना है। और हमारे एक फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन और है क्लाउड्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्मॉग बोलते हैं बिल्कुल उस चीज़ को। स्मॉग होता है फॉग प्लस स्मोक। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग होता है स्मोक और फॉग को ले लीजिए,
यही होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई की ज़रूरत पड़ती है बस, यही कारण है। आपने सुना होगा क्लाउड सीडिंग, कितने लोगों ने सुना है क्लाउड सीडिंग? कितने लोगों को क्लाउड सीडिंग का मतलब पता है? हैं? ये मत बोलना तुमते मतलब, सीधे मतलब बताओ इसका क्लाउड सीडिंग का। क्लाउड सीडिंग का मतलब ये होता है कि जब बारिश ना हो तो उसमें बीज डाल दो, बारिश के सीड्स डाल दो। ये बीज क्या होते हैं? ये बीज होते हैं सिल्वर आयोडाइड के, पोटेशियम आयोडाइड के, या फिर NaCl के, ये सब होते हैं। आयोडीन नहीं, आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड। क्या है ये? अरे अभी तो पढ़ाया कि भाई बारिश अगर होनी है तो उसके लिए बादल बनेंगे। बादल हो या फिर कोहरा हो, इनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अराउंड बनना होता है। और अगर बनना है तो उसके लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत भी पड़ेगी वेपर के अलावा। तो पार्टिकल्स जब मौजूद नहीं होते हैं तो ये पार्टिकल्स डाले जाते हैं, जिसके अराउंड ये हमारे या तो ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं या फिर फ्रीज होकर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा जब कोई एरोप्लेन या फिर जेट प्लेन जब जाता है ना, ऐसे ऐसे जब जाता है तो पीछे से ट्रेल बन जाती है, देखा है? जब हवाई जहाज या फिर जेट प्लेन जाता है एकदम से तेजी के साथ तो पीछे ट्रेल बन जाती है, सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा लगता है कि ये क्या छोड़ता हुआ जा रहा है। तो कुछ छोड़ता हुआ नहीं जा रहा है, जब वो उसका फ्यूल बर्न होता है तो वो वाटर वेपर रिलीज करता है। और वो वाटर वेपर, क्योंकि जब वो तो बहुत ऊपर उड़ रहा है और वहाँ टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, तो जैसे ही निकलेगा टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा और वो कंडेंस हो जाएगा। वो तो वही दिखता है, वो कंडेंस्ड, एक बोल सकते हो वो लेयर होती है ना सफ़ेद सफ़ेद ट्रेल, वो एक तरह से ऐसे समझ लो बादल बन गया, वो वही होता है, वो कंडेंसेशन ही। अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो जो हमारे बादल होते हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। इनको हम डिफरेंट लेयर्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि कहाँ पाए जा रहे हैं, नीचे पाए जा रहे हैं, बीच में पाए जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट में बता दिया जाए हिंद वॉरियर्स कि जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। मिस्ट में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, मतलब थोड़े से बड़े बड़े ऐसे पार्टिकल बनेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल बनेंगे। यहाँ के छोटे 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 पार्टिकल बनते हैं तो विजिबिलिटी और कम हो जाती, कम दिखता है। मिस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू फॉग, क्योंकि मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा है तो इसलिए बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट होंगी यहाँ पे। क्लियर? ठीक। अब आ जाए बादल पे। पहले तो ये बताओ बादल की अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज नोन एज स्टडी ऑफ क्लाउड्स। तो ये चीज़ समझ में आया। तो क्लाउड्स हम डिफरेंट लेयर्स, तो लो लेवल क्लाउड्स, मिडिल लेवल क्लाउड्स और हाई लेवल क्लाउड्स। अब इसमें इतने सारे बादल बने हैं, हमें सिर्फ 3 बादल से मतलब है, हमें सिर्फ 3 बादल से मतलब है। ये 3 बादल कौन से हैं? हाँ जी, तो ये 3 बादल हैं, बस जो मैं समझा रहा हूँ बस उतना ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो निम्बस पहले लिखते हैं इसको, निम्बस को, फिर किसको लिखें? क्यूमुलस को, ठीक है? बस इसको तुम याद रखना, इसको मत भूलना, बाकी तुम सब चाहे भूल जाना। सिरस को, इन तीनों का मत भूलना जो मैं बता रहा हूँ चीज़। निम्बस क्या होते हैं? निम्बो वर्ड से निकले हुए हैं। ये किस वर्ड से निकले हुए हैं? निम्बो, निम्बो निम्बो निम्बो, ठीक है? निम्बो वर्ड से निकले हुए हैं। निम्बो का मतलब होता है रेन बियरिंग, बहुत भयंकर बारिश करते हैं ये जो क्लाउड होते हैं ना, ये ओपेक होते हैं। ओपेक मतलब सनलाइट को आने नहीं देते हैं। जब आते हैं ये बादल छाते हैं तो एकदम धुंध हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और एकदम सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। आपने देखा होगा ना एकदम काले काले से बादल, वो ग्रे कलर के जो काले काले बादल हैं उनको हम निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं, ग्रे कलर्ड होते हैं। क्यूमुलस क्या होते हैं? क्यूमुलस होते हैं ऐसे, मतलब वूल शेप के होते हैं, या फिर इसी को हम कॉलीफ्लावर शेप भी बोल देते हैं, कॉलीफ्लावर शेप, ठीक है? इनका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, यानी दे हैव फ्लैट बेस। क्या सर ये बारिश करते हैं? नॉर्मली तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपस में 2-3 क्यूमुलस क्लाउड मिल जाएंगे या फिर ज़्यादा तो बारिश कर देते हैं। सिरस ये फेदर शेप के होते हैं, फेदर शेप के होते हैं, जैसे पंख होता है। आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं और बहुत ऊपर होते हैं, सबसे हाई लेवल ऑफ क्लाउड होते हैं। बारिश तो कभी करते ही हैं, नेवर रेन, नेवर रेन, ठीक है? कभी बारिश नहीं करेंगे, ये बहुत ऊपर होते हैं, आपको दिखेंगे ऐसे फेदर शेप के। मैं कभी कभी शेयर करता भी रहता हूँ आपके साथ कि ये देखो ये क्लाउड वो क्लाउड। इतना तुम याद कर लोगे कि नहीं याद कर लोगे बताओ? क्योंकि ये घनघोर बादल एकदम छा गए काले काले, निम्बस ऐसे वूल शेप के नहीं देखे होंगे तुमने, ऐसे 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 अभी दिखाते हैं क्यूमुलस। और सिरस का मतलब ऐसे फेदर शेप के, ऐसे हल्के से। ये बस तुम याद कर लो, ठीक है? अब आगे की चीज़ें देख लो, वो याद हो तो ठीक है, नहीं तो इसी को बस याद रखना। क्लाउड की स्टडी को बोलते हैं नेफोलॉजी। नेफो रूट वर्ड इज फॉर दी
क्लाउड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इनको हम डिफरेंट लेयर्स पे डिवाइड करते हैं। जो नीचे पाए जाते हैं उनको लो लेवल बोलते हैं, जो बीच वाले लेयर में पाए जाते हैं उनको मिडिल लेवल बोलते हैं, जिनको जो ऊपर पाए जाते हैं उनको हाई लेवल क्लाउड। देखो मेनली जो आपके एसएससी में क्वेश्चंस आएंगे वो उसका पूरा काम यहीं से हो जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है, समझ लो यहाँ पे। लेकिन जो अब ये ऑल्टो, क्यूमुलस, निम्बो, स्टेटस जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम के लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इससे। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है ना, क्लाउड लो, मिडिल और हाई में डिफरेंशिएटेड है। सबसे हाई कौन होते हैं? सिरस वाले। सिरस वाले बहुत हाई होते हैं। आप ये समझ लो कि इनकी हाइट 8000 मीटर से लेकर 12000 मीटर की हाइट में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ऊपर होते हैं ये। फिर अगर हम बात करें जो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, ये आपको क्या देख रहे हो, फ्लैट बेस है और कॉलीफ्लावर या फिर वूल शेप के दिख रहे हैं। ये आपको देखने को मिलते हैं रफली, अगर मैं बात करूं तो 4000 से 7000 मीटर। ठीक है, 4000 से 7000 मीटर। और ये स्ट्रेटस क्लाउड हैं। स्ट्रेटस क्या है? ये लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड लेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक और क्लाउड आप नोट कर सकते हैं, ये भी लो लेवल ऑफ क्लाउड ही है। ठीक है, लो स्ट्रेटस। बस स्ट्रेटस में एक चीज़ ध्यान रखनी है और वो ये है कि ये लो लेवल क्लाउड होते हैं और लेयर के फॉर्म में होते हैं। लो लेवल होते हैं, लो लेवल होते हैं और लेयर के फॉर्म में होते हैं, ये परत के फॉर्म में होते हैं। स्ट्रेटा का मतलब ही लेयर होता है, याद करो सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटा ऐसे सेडिमेंट्री ऐसे ठीक है, स्ट्रेटा के फॉर्म में। तो ये स्टेटस के ये हमारे लो लेवल क्लाउड हैं। क्यूमुलस भी को लो टू मिडिल हम कंसिडर करते हैं। अब क्लाउड आपस में मिक्स हो जाते हैं। निम्बस क्यूमुलस के साथ मिल गया, क्यूमुलस स्टेटस के साथ मिल गया, निम्बस स्टेटस के साथ मिल गया, निम्बस स्टेटस के साथ मिल गया, तो बोला बना दिया निम्बो स्टेटस। निम्बो स्टेटस बना दिया, मिडिल लेवल क्लाउड हो गया। ठीक है, क्यूमुलस निम्बस के साथ मिल गया तो बना दिया क्यूमुलो निम्बस, और ये है क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब चक्रवात आता है, जब साइक्लोन आता है, तो उसमें जो बादल बनता है वो होता है क्यूमुलो निम्बस। जो चक्रवात साइक्लोन की वजह से बारिश होती है उसको उस समय क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं। चक्रवात या साइक्लोन नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको, वो हम पढ़ेंगे आगे कि क्यों साइक्लोन बनते हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, आई थिंक कल ही पढ़ेंगे। लेकिन कौन से बादल बनते हैं वो इस तरह के जिनका एनविल टॉप होता है। कैसा टॉप होता है? ऐसे ऐसे चौड़ा सा होता है, चौड़ा सा टॉप, उसको एनविल टॉप बोलते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस साइक्लोन में बनते हैं, एनविल टॉप होता है साइक्लोन में। ठीक है, सिरस समझ गए। हेलो अराउंड सन, ये देखने को मिलता है सिरो स्टेटस। हेलो क्या होता है? हेलो होता है जब सन के अराउंड ऐसा इंद्रधनुष सा दिखता है, ऐसा इंद्रधनुष यानी कि 7 कलर से दिखते हैं, तो उसको सिरो स्टेटस बहुत ऊपर, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। क्या आपको पता है एक बीमारी होती है आँख की जिसको बोलते हैं ग्लोकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा शायद मैं आपको बता भी चुका हूँगा, आप में से कुछ लोगों को पता होगा। जैसे मतलब मुझे ग्लूकोमा का एक बार अटैक पड़ा था कुछ टाइम पहले। तो उसमें मतलब क्या होता है कि आपकी ऑप्टिक जो आई का प्रेशर है, फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ होती है यूजुअली, और इसमें विजन लॉस होने लगता है साइड से पेरिफेरल, और धीरे धीरे पूरी रोशनी चली जाती है जिसको कि सही नहीं किया जा सकता है। वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है, वो कभी इसको वापस नहीं लाया जा सकता है। तो वही काइंड ऑफ अटैक जैसे मुझे पड़ा था। फिर मैं जब बाद में पता चला वो हेरिडिटरी नहीं था मेरे केस में, वो थोड़ा स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा वो चीज़ें हो गई थी, एग्रेवेट हो गई थी। ठीक है, जब बाद में डॉक्टर्स ने सब रेटिनोपैथी वगैरह किया तब उन्हें पता चला कि मतलब आई का प्रेशर तो मेरा बढ़ा हुआ था, लेकिन एज सच कोई हेरिडिटरी कॉज नहीं था उसका। तो फिर फाइनली मुझे रिलीफ मिला। तो और ये होने इसी तरह मुझे पता चला था, जैसे मैं जब बल्ब को देखता था, सन को देखता था, तो उसके अराउंड मुझे ऐसे हेलो दिखता था। इसमें इस बीमारी में मतलब इसमें डिजीज़ में यही होता है, हेलो मैंने कि इंद्रधनुष सा दिखने लगता है। मतलब लाइट के अराउंड आप देखोगे, सन के अराउंड देखोगे, तो इस तरह से। तो वैसे ही समझ लो सिरो स्टेटस के अराउंड जो हेलो दिखता है। सिरोक्यूमुलस मैकरल, ये जो चीज़ें मैकरल स्काई किस क्लाउड को बोलते हैं? हेलो अराउंड सन। जो सीडीएस सीएपीएफ का पेपर देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। बाकी एसएससी वाले तो ये 4 चीज़ें अगर ढंग यहाँ जो मैंने लिख रखी हैं, अगर ये आप अच्छे से देख लेंगे, और ये एनविल टॉप और ये साइक्लोन ध्यान रखना, इतने में ही आपका काम हो जाएगा आराम से। तो सिरस एकदम टॉप लेवल क्लाउड है। स्ट्रेटस और ये सब निम्बस वगैरह ये लो लेवल क्लाउड है। ठीक है, क्लियर? अब हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन। ठीक है, हमने इवेपोरेशन देख लिया, हमने कंडेंसेशन देख लिया, अब हम प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वाह यार आज 1M दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लगा, मैंने पहली बार देखा 1 मिलियन। क्लाउड कैसे फटता है अभी पढ़ाते हैं, क्लाउड कैसे फटता है। ठीक है, फटवाते हैं क्लाउड को भी नेफोलॉजी। ऐसा तो मेरा भी होता है, तो दिखाओ भाई हर्ष सिंह। आई का जो प्रेशर होता है उसका टोनोमीटर करके होता है। अब तो खैर काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए। मेरा हुआ था टोनोमीटर से किया था, उसमें टोनोमीटर में एक वेट टांगते हैं आई से, मतलब इतना डरावना
नहीं होता है, वो बहुत ही हल्का सा वेट होता है। तो वो टोनोमीटर आई थिंक होता है वो शायद। लेकिन अब तो क्या होता है, आपको आँख को जैसे नहीं थोड़ी रखवाएंगे आपकी, एकदम से हवा से एकदम से आएगी फक से ऐसे, और एकदम से वो प्रेशर आपकी माप लेती। कैसे मापती मुझे नहीं पता है। हमको तो 10 लाख दिख रहा है, 1 नहीं। अच्छा चलो भाई, तो अभी आते हैं प्रेसिपिटेशन पे। प्रेसिपिटेशन होता क्या है? प्रेसिपिटेशन होता है, यहाँ पे लिखते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है जैसे कंडेंसेशन हुआ तो उसके बाद एयर बोलेगी कि भाई हमसे ना हो रहा है, अब इस मॉइस्चर को अब मैं ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती हूँ, इसको मैं रिलीज़ करने जा रही हूँ। और जैसे रिलीज़ होता है तो बस सब लोग बाहर निकल के नहाने लगते हैं। इसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। लेकिन हर कोई नहीं नहाता है बाहर निकल के। प्रेसिपिटेशन जैसे कि अभी बताया था, फॉग, मिस्ट, ड्यू यानी कि जो शबनम या फिर ओस बोलते हो, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्म है। ऐसे प्रेसिपिटेशन का मतलब ये नहीं होता बारिश, इट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश। लेकिन जो बर्फबारी होती है वो भी प्रेसिपिटेशन के ही वो भी फॉर्म है एक। स्नो, स्लीट, हेल, ग्रापल, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो पहले तो फॉर्म से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा चीज़ नहीं पूछेगा। अगर एक स्टेप वो आगे बढ़ा तो आपसे पूछ लेगा, बताओ जरा इधर आओ, स्लीट और स्नो में क्या अंतर है, स्लीट और हेल में क्या अंतर है। तुम बोलना इधर आओ तो हम तुम्हें बताते हैं। स्नो जो है, स्नो आपने देखा आपने स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं। क्या आपने कभी स्लीट फॉल को एंजॉय, हेल फॉल को एंजॉय करते हुए सुना है? नहीं, क्योंकि इसको एंजॉय नहीं किया जाता है। चट चट से लगेगा ना एकदम। कभी आपने देखा होगा ओलावृष्टि होती, तो ये होते हैं ओलावृष्टि। ये जो होता है वो जो हिमाचल और उत्तराखंड में लोग एंजॉय करने जाते हैं, बहुत ही वूल शेप की होती, बहुत ही कठोर नहीं होती, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी गिरती है, ये स्नोफॉल होती है। स्लीट और हेल क्या होते हैं? बड़े बड़े जो ये बर्फ़ के गोले गिरते हैं ना, तो वो होते हैं स्लीट और हेल। अंतर अब क्या होता है स्लीट और हेल में? तो हेल में जो ये साइज होता है ये बड़ा होता है, और स्लीट में क्या होता है? स्लीट इज लाइक, एक सेकेंड, स्लीट इज लाइक फ्रोजन एंड रीफ्रोजन रेन ड्रॉप्स। फ्रोजन एंड रीफ्रोजन रेन ड्रॉप्स। हाँ, होता क्या है ना कि जब ऊपर से पानी की बूंद गिरती है, रेन ड्रॉप्स, तो एक लेयर में जब जैसे पानी की बूंद गिरी, ऐसे पानी की बूंद मान लेते, पानी की बूंद तो बना ही लेता हूँ यार, इतना अच्छा तो ड्राइंग है ही मेरा। तो पानी की बूंद गिरी, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर में आई जो बहुत ठंडी है, तो ये जम जाएगी, ठीक है, ये पूरी जम जाएगी। फिर एक लेयर आएगी जहाँ पे क्या है कि ये फिर से मेल्ट हो जाएगी, ये फिर से जम जाएगी। तो ये फ्रोजन रीफ्रोजन वाला प्रोसेस है जो बनता है, उसको स्लीट बोलते हैं। बस ये कीवर्ड ध्यान रखना, इसमें जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, हेल में बड़ा होता है, हेल में बड़ा होता है, हेल स्टॉर्म जो होता है, ठीक है। ये यूजुअली हमें टेम्परेट एरिया जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल एरियाज में भी होता है। अब देखते होंगे कि कभी जब बहुत जोर की बारिश होती है तो ओलावृष्टि हो जाती है। स्नोफॉल तो आपको पता ही है, जो माउंटेनियस इलाके होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होता है। ग्रॉपल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके लिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो पहला फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या था? रेनफॉल। तो रेनफॉल के हमें डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं। ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, बस 4-5 मिनट में और लूँगा आपके, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कन्वेक्शनल रेनफॉल पहला टाइप है। 3 तरह की रेनफॉल होती है। पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल एकदम सिंपल टाइप की रेनफॉल है। पानी है, ठीक है, पानी है, ये क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और पानी गिर जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल समुद्र में ज़्यादा होती है, लैंड सरफेस में कम होती है, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, कंडेंसेशन से बादल बन जाएंगे, प्रेसिपिटेशन से बारिश हो जाएगी। तो हीट पड़ी, पानी गर्म हुआ तो यानी इवेपोरेशन हुआ, ऊपर गया पानी, क्योंकि ऊपर गया तो ऊपर तो कम टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर जब कम करोगे लॉस ऑफ हीट के से क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद जब उसकी बोल देगी अब मैं होल्ड कर पाऊंगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसको कि हम रिलीफ रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? ये बड़ी रिलीफ देती है क्या? नहीं, रिलीफ का मतलब ज्योग्राफी में होता है राहत विशेषताएं, माउंटेन, प्लाट्यूज, ये सबको रिलीफ बोलते हैं। तो रिलीफ प्रेसिपिटेशन मतलब कैसे होता है रेनफॉल। वैसे तो मैंने इस पर एक रील बनाया था अभी रिसेंटली कि भाई जो केरल में वायनाड में फ्लड आए हैं वो क्यों आए हैं, उसके पीछे ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, हाँ, कि ओरो का मतलब क्या होता है? ओरो का मतलब होता है माउंटेन। ज्योग्राफी में ओरो का मतलब होता है माउंटेन, यही बताया था मैंने। तो जो माउंटेन की वजह से बारिश हो उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। होता क्या, जैसे यहाँ पे ये एयर है, हल्का सा इवेपोरेशन हुआ, उस एयर ने कुछ मॉइस्चर को होल्ड कर रखा है, एयर जब यहाँ पे ऐसे चलना स्टार्ट होगी तो ये माउंटेन की जो ये साइड है ये उठा देगी इसको। ऐसे तो है नहीं माउंटेन को चीर फाड़ के हवा घुस जाएगी उसके अंदर,
ऊपर जाएगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, एकदम से क्या होगा, एकदम से उसका ड्यू पॉइंट रीच हो जाएगा। ड्यू पॉइंट इज व्हाट? ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट वो होता है टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर, यानी कि उस पॉइंट पे जब वो हवा बोल देगी अब ना हो पाएगा हमसे, अब इससे ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकते हैं, और जब होल्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा कंडेंसेशन के बाद। तो यहाँ पूरी बारिश हो जाएगी। ये हवा जब आगे जाएगी, इधर नीचे जाएगी तो गर्म होना स्टार्ट कर देगी, और गर्म होना स्टार्ट करेगी, और गर्म हवा की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो बोलेगी आने दो आने दो आने दो आने दो, बारिश करेगी ही नहीं। बारिश तब होती है ना जब हवा बोलेगी बस अब ना हो पाएगा हमसे, अब ना झेल पाएंगे, तब होती है। यहाँ पे क्या है, बोलेगी आने दो आने दो आने दो। क्यों आने दो? क्योंकि गर्म हो गई, और गर्म हवा की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये साइड ऑफ माउंटेन जहाँ बारिश होती है इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। और ये साइड जहाँ बारिश नहीं होती है इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, या फिर लीवर्ड साइड बोलते हैं, या फिर रेन शैडो, जहाँ पे रेन नहीं पड़ रही है, रेन शैडो जोन बोलते हैं। ये लिखा भी हुआ रेन शैडो। यही रेनफॉल इंडिया के वेस्टर्न घाट में होती है, यहाँ पे पश्चिमी घाट में। यहाँ पे पूरा पश्चिमी घाट है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, अगले वीक के मंडे से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और क्यों करेंगे वो मैं कल आपको बताऊँगा, ठीक है। मंडे से क्यों करेंगे, फ्राइडे से क्यों, थर्सडे से क्यों नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट। तो क्या होता है, इसी कारणवश वेस्टर्न घाट का जो ये वेस्टर्न साइड है जहाँ पे अभी मैं ग्रीन से बनाने वाला हूँ, ये वाले जो साइड होते हैं यहाँ बहुत बारिश होती है, और इसके इस साइड में बारिश नहीं होती है। तभी आप देखो कि महाराष्ट्र के कुछ एरिया हैं जैसे मुंबई वगैरह, नासिक वगैरह, बहुत बारिश होती है, बाढ़ में प्रभावित रहते हैं। वहीं एक विदर्भ जैसे रीजन है महाराष्ट्र में, सूखे की वजह से किसान ना जाने कितने किसान हमारे आत्महत्या करते हैं। महाराष्ट्र में ही है दोनों जगह, लेकिन एक जगह बहुत रेनफॉल, एक जगह बहुत कम रेनफॉल। क्यों? क्योंकि एक जगह जहाँ बहुत रेनफॉल है वो विंडवर्ड साइड में ऑफ द माउंटेन है, और दूसरा रेन शैडो लीवर्ड साइड में है। समझ में आती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ बारिश इज साइक्लोनल बारिश। साइक्लोन की वजह से जो बारिश होती है, चक्रवात की वजह से बारिश होती है। ये कौन सा क्लाउड है जिसमें कि एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट है। ये मैंने बात आपको लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी। इसमें क्या है, एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। वर्टिकली देख रहे हैं कितना डेवलप्ड है ये, एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपका कौन सा क्लाउड बना है, क्यूमुलोनिम्बस। खत्म, सिंपल। और साइक्लोन के बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रंटल क्या होता है वो भी पढ़ेंगे कल, ठीक है। लेक्चर हो गया ख़त्म। किसी का कोई डाउट यहाँ तक, क्वेश्चन करें। सर जी कभी हिंदी में बोल दिया करो। पर्वतीय वर्षा बोलते हैं इसको, चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है, उसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं। और एक हाँ लोग पूछे थे बादल क्यों फटते हैं, तो बादल तब फटते हैं, बादल फटने का मतलब ये नहीं तब बड़ा बड़ा ब्लूम ऐसा होता नहीं। बादल फटने का मतलब होता है कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, एक शॉर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए। शॉर्ट स्पैन में, बहुत कम टाइम में, एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, उसको बादल फटना बोलते हैं। ये आपको हिली एरियाज़, पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड वगैरह में, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, और हिली एरियाज़ क्या करते हैं वो मैं आपको बता दिया है। एकदम से क्लाउड का फॉर्मेशन कर देंगे, और हिल्स क्या होती हैं, क्लाउड्स को एक तरफ से सराउंड कर लेती हैं, वो उसको एस्केप नहीं करने देती हैं। जिसकी वजह से अगर क्लाउड का इस तरह का माउंटेन्स का इस तरह का फॉर्मेशन है कि वो क्लाउड को एकदम से, ये तो मैंने आपको बता दिया क्लाउड यहाँ पे कैसे फॉर्म होते हैं। तो जब बहुत सारे क्लाउड एकदम से फॉर्म हो जाएंगे एक शॉर्ट एरिया में, एक शॉर्ट स्पैन में, तो एकदम से जब बारिश करेंगे तो उसी को हम बादल फटना बोलते हैं। तो ये आपको मोस्टली हिली एरियाज़ में देखने को मिलता है। अब हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, विच इज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स रीजन ऑफ मिक्सिंग। किस पर्टिकुलर लेयर को हम रीजन ऑफ मिक्सिंग के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन जब मैं करवाता हूँ तो कुछ लोग घट क्यों जाते हैं, क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं क्या तुम लोगों का है। आपका बायोलॉजी का लेक्चर देखा, अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद नैना जी, आपने बोल दिया इसलिए बस, नहीं तो अभी तक तो बहुत लोगों ने बोला, लेकिन क्योंकि आपने बोला है इसलिए मैं मान लेता हूँ। सर यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई, क्या बात है। सर वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हुए राउंड शेप क्यों हो जाता है। सुष्मिता जी उसका कारण फिजिक्स में है, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। सर कभी संस्कृत में बोल दिया करो, क्यों नहीं। तत्सम तद्भव वो करेंगे तुम्हारे साथ अभी हम। लेक्चर 2, 3, 4 दिख नहीं रहा प्लेलिस्ट में कुंदन, क्योंकि ये बैच की क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग चली जाती हैं एप्लीकेशन में। क्या आंसर होगा, ट्रोपोस्फियर होगा इसका आंसर।
है ना, सबने सही आंसर किया होगा। ट्रोपोस का मतलब रीजन ऑफ मिक्सिंग होता है, खटाखट कर सकते हैं आप अभी एकदम। ऑल दी चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। वेदर शॉर्ट टर्म जो हमारे चेंजेस होते हैं, और ये जो लॉन्ग टर्म होते हैं 30 साल का डेटा लेते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ये सारे जो होते हैं ट्रोपोस्फियर में होते हैं, जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर नियर द पोल्स एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली। तो पोल्स पे 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, एवरेज कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फीयर। और एक चीज़, जो लोग बैच में हो, आपको जो क्विज दिखती थी अभी तक, वो डिसअपियर हो गई होगी। कारण है उसका, उसमें कुछ अपडेशन नहीं हुए थे। कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ करवाए थे उसमें नहीं थे, तो उनको फिर से सबको हटा के फिर से अपडेट मैं करवा रहा हूँ, तो फिर से वो आपको वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे एक बारी बारी करके। और दूसरी चीज़ कि कल टेस्ट अपलोड हो चुका है, ज्योग्राफी का पहला टेस्ट, जिसमें कि कल तक जो मैंने पढ़ाया है आपको, वो सारे का टेस्ट मिक्स्ड क्विज, वो आपका जिन लोगों ने नहीं दिया है जाके दे लेंगे, वहीं पे कोर्स के अंदर ही मिल जाएगी आपको वो, टेस्ट वाले सेक्शन में, क्विज वाले सेक्शन में। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रेटोस्फीयर, इट इज़ जस्ट अबव मेसोस्फीयर, नो इट इज़ जस्ट अबव ट्रोपोस्फीयर, इट इज़ जस्ट बिलो द मेसोस्फीयर, जहाँ पे मेटियोराइट्स जलते हैं, मेटियोराइट्स है ना, यहीं पे जलते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर, इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, येस। तो इन्हें पहला ही गलत हो जाएगा आपका। ओजोन लेयर होती है, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड, इसीलिए प्लेन्स यहाँ पे फ्लाई होते हैं। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द मेटियोराइट्स बर्न अप एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, बर्न हो जाते हैं। एम से मेटियोराइट और एम से मेसोस्फेयर, विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर, 80 किलोमीटर तक जाती है, मध्यमंडल इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। अबव विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज एक्सोस्फेयर लाई, एक्सोस्फेयर किसके ऊपर है, तो एक्सोस्फेयर हमें पता है ट्रोपोस्फियर, देन स्टेट। सर ये आपने आइज़ का बोला आपने, ये सेम होता है, मेरा ज़्यादा स्ट्रेस देने से डबल हो जाता है और स्ट्रेस पड़ता है आइज़ में, तो क्या करना चाहिए। मनु शर्मा एक बार दिखा लेना, बिकॉज जैसे मैंने तो जब मुझे हुआ था तो मैं तो सच में बहुत डर गया था। डरने वाली बात भी थी, बिकॉज जैसे मैं गया तो आई का प्रेशर चेक किया, उन्होंने टोनोमीटर से बोला कि आपको ग्लूकोमा है। तो फिर हमने आके सर्च किया कि ग्लूकोमा क्या होता है, तो फिर मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सभी लोग ही बोल रहे थे कि, और जो कि ट्रू भी है, वो उसमें प्रेशर बढ़ने के से, जब फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि हमारी आँख नहीं देखती है, हमारी दिमाग देखता है हमारा एक्चुअल में। आँख इज़ लाइक का सिर्फ कैमरा, पिक्चर क्लिक करता है, ऑप्टिक नर्व्स ट्रांसफ़र करती हैं उसको ब्रेन तक। अब ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं आई का प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं तो अभी तक साइंस में कोई ऐसा इलाज नहीं कि उन ऑप्टिक नर्व्स को रिस्टोर किया जा सके, कोई इलाज नहीं। तो आपका परमानेंट होता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, डरना तो बनता ही है। लेकिन फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, तीसरे में दिखाया, तो फाइनली जहाँ पे दिखाया वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे कि मैं बोलता था नहीं दिख रहा है, बोलते हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्यों दिख रहा है, आप में तो है ही नहीं जो लक्षण होते हैं तो उन्हें कभी दिख रहा है भाई मुझे, कभी और कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी दिखने लगता है। तो फिर एक दूसरे डॉक्टर को उन्होंने सेम हॉस्पिटल में रेफ़र किया, हमारे यहाँ एक रोहतगी करके हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा, एक आई थिंक गवर्नमेंट टाइप है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट ऐसा टाइप है कुछ, लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर ने रेटिनोपैथी वगैरह करी, तो उन्होंने बताया कि माइग्रेन वगैरह का थोड़ा सा समस्या हो सकता है, अब ये दवा खाओ, स्ट्रेस से हो सकता है। दवा तो नहीं खाई मैंने, लेकिन जैसे ही रियलाइजेशन हुआ कि स्ट्रेस की वजह से है, देन आई गॉट इन टू द रूट कॉज कि स्ट्रेस क्यों है, मैं समझ गया कि स्ट्रेस क्यों है, तो मैंने उसको कम किया और अपने आप वो कम हो गया। मैंने मेडिसिन नहीं ली, बिकॉज मैं मेडिसिन पे काफ़ी उतना बिलीव नहीं करता हूँ, बहुत जब एक्सट्रीम होता है तभी मैं मेडिसिन लेता हूँ, क्योंकि ये मैं बायोलॉजी में पढ़ाऊँगा कि इससे एक AMR करके प्रॉब्लम हो जाती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा दवाई खाते हैं तो फिर होता ये है कि दवाइयाँ फिर काम करना बंद कर देती हैं, वो AMR हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर किसके ऊपर लाई करता है, तो ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेसोस, थर्मोस, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा था, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, ऑर्गन 0.9% होती है, CO2 कितनी परसेंटेज होती है बताएंगे, और वाटर वेपर कितना होता है मैंने बताया था 0 to 4% बाई वॉल्यूम होता है हमारा वाटर वेपर। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो, और वाटर वेपर भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, क्या आपको पता है ये चीज़। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, तो रेडियो ट्रांसमिशन में कौन सी लेयर हेल्प करती है, एक्सोस्फेयर हेल्प करती है, थर्मोस करती है, मेसोस करती है, फिर स्ट्रेटोस करती है। सर फोकस ऑन टॉपिक, भाई फोकस कर रहे थे। AMR ये जो ग्लोकोमा मैंने बताया, ग्लोकोमा सर्च कर लेना, पिछले सीजल में से पूछा है, तो अगर मैं बता रहा हूँ तो उसका भी कुछ कारण होगा। ऑप्टिक नर्व्स पूछ सकता है आपसे, ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, ग्लोकोमा में पेरिफेरल विजन जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये भी काम की बातें थी, मैं इधर उधर की इसीलिए बातें अवॉइड करता हूँ, ठीक है। ये इससे मुझे लग रहा था कि आपका थोड़ा सा
और कुछ नॉलेज ही मिल जाएगा, इसलिए मैंने बताया। और उनको प्रॉब्लम थी एक लोगों को, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, प्रॉब्लम उसी को समझ में आती जो वो उस प्रॉब्लम को कभी फेस किया हो। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा थर्मोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम आयनोस्फेयर या फिर आयन मंडल के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो किस में डिपेंड नहीं करता है? सैलिनिटी ऑफ ओशंस, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी या फिर लैटिट्यूड। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वैसे तो ठीक है, ये आधा अधूरा आप बोल सकते हो कि टॉपिक हुआ है, पूरी तरह से टॉपिक नहीं हुआ है, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम सी ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ये कॉन्टिनेंटैलिटी, महाद्वीपीयता करके एक फिनोमिना हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको समझ में आएगा। तो सैलिनिटी ऑफ ओशंस का कोई लेना देना नहीं है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से। ठीक है, ये SSC फेज 12 2024 यानी अभी रिसेंट का ही आपका ये क्वेश्चन है। एट वॉट हाइट डू द जेट स्ट्रीम ब्लो, जेट स्ट्रीम मैंने नहीं पढ़ाया, आंसर इसका 9 से 13 किलोमीटर होगा, जिन लोगों को पता है तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। जेट स्ट्रीम जो अपर ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोपॉज के पास जो हमारी तेज हवा, तेज स्पीड से जो विंड ब्लो करती है, उसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जेट धारा बोलते हैं। तो वो 9 से 13 किलोमीटर की हाइट में ब्लो होती हैं। अगला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन तो कल होना चाहिए था लेकिन कोई नहीं। A natural process of mechanical disintegration and or chemical decomposition of rocks or the crust of the earth by certain physical and chemical agencies of the atmosphere is known as म्यू रॉक फॉर्मेशन, वेदरिंग, सॉलिडिफिकेशन ऑफ रॉक या फिर वाटरिंग ऑफ रॉक। तो इसको हम बोलते हैं वेदरिंग अक्षय। वेदरिंग किस तरह का प्रोसेस है? इन सितु या फिर एक्स सितु? जल्दी से बताइए। और मास मूवमेंट के लिए क्या वेदरिंग ज़रूरी है? मास मूवमेंट होने के लिए क्या वेदरिंग ज़रूरी है, हाँ या ना? तो वेदरिंग होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, और वेदरिंग इज़ अ इन सितु प्रोसेस। इन सितु मतलब जहाँ पे वो है रॉक वहीं पे टूट जाए। मास मूवमेंट के लिए वेदरिंग रिक्वायर्ड नहीं है। वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट मूवमेंट। ठीक है, वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट। ऐसा नहीं कि मास मूवमेंट तभी होगा जब वेदरिंग होगी। क्लियर? वेदरिंग 3 तरह की होती है, फिजिकल या फिर मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। एक 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 आप कमेंट में जल्दी से बताओ, फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग से क्या हो जाता है रॉक्स के साथ? कुछ बताया था मैंने आपको, हिंट देता हूँ, ब्यूटी पार्लर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयनोस्फीयर इज नॉट करेक्ट? क्या सही नहीं है? रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। यस। चार्ज पार्टिकल होते हैं। इट इज आयोनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन। इट इज़ लोकेटेड इमीडिएटली अबव द स्ट्रेटोपॉज। गलत है। स्ट्रेटोपॉज क्या है? जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो रही है, उसके ऊपर तो मेसोस्फीयर आती है। मेसोपॉज के ऊपर आती है थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा। 13th, विच साइकिल शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर? कौन सा साइकिल हमें मूवमेंट ऑफ वाटर शो करता है? कार्बन, नाइट्रोजन, जियोलॉजिकल या फिर हाइड्रोलॉजिकल? देखिए कार्बन, नाइट्रोजन तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाले सेक्शन में। ठीक है, क्या चीज़? 5th लेक्चर कब हुआ? 5th लेक्चर कब हुआ? मतलब 4 लेक्चर पिछले वीक किए थे, कल 5th किया था और आज 6ठा ही तो होगा। इन्फोलिएशन नहीं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं उसको। एक्सफोलिएशन जो मैंने पीछे पूछा था वो एक्सफोलिएशन होता है। तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑप्शन नंबर डी। डैश इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। तो इज नेचुरली अकरिंग फिनोमिना, तो क्या होगा? हीटिंग किससे होती है अर्थ सरफेस की? तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग होता है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से। सिरस और क्यूमुलस किस तरह के बादल हैं, किस तरह के क्लाउड हैं? माउंटेन्स, सॉरी क्या है मतलब, अच्छा ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये क्लाउड है आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सिरस क्या होते हैं? फेदर शेप होते हैं, आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं, कभी बारिश नहीं कर सकते। क्यूमुलस वूल फेदर शेप, सॉरी वूल शेप के होते हैं, कॉलीफ्लावर शेप के होते हैं, फ्लैट बेस होता है। Which environmental phenomena has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, electromagnetic interference, tidal flow, ozone depletion या फिर wave propagation? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? CFC से, इससे ओजोन लेयर का है डिप्लीशन होता है। 17th, व्हाट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट? यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से क्या जिम्मेदार है? इंक्रीज इन SO2 लेवल्स, ये आपका CHSL इसी बार का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर होल, क्लोरोफ्लोरोन कार्बन कंटेंट इज राइजिंग, इंक्रीजिंग CO2 कंसेंट्रेशन। तो इसके इंक्रीज होने से तो ओजोन लेयर को खतरा पहुंचता है। ठीक है, और ओजोन डे मैंने आपको कब बताया था, कब होता है? ओजोन की थिकनेस किससे मेजर करते हैं, जल्दी से बताइए। तो इंक्रीज इन जब CO2 के कंसेंट्रेशन में इंक्रीज हो जाता है तब। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज डे टू डे कंडीशन। अगेन मैंने नहीं पढ़ाया आपको, इसको बोलते हैं वेदर है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। डैश इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द एयर वुड हैव टू कूल इन ऑर्डर टू रीच इट्स सैचुरेशन।
कौन सा पॉइंट होता है जिस तक उसको पहुंचना होगा और उसको सैचुरेशन मतलब वो पॉइंट जब वो और ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है, तो इट इज़ कॉल्ड एज, बिल्कुल डॉप्सन यूनिट होता है और उस 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल, इनमें से कौन सा स्टेप वाटर साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है? तो वाटर साइकिल में क्या होता है, इवापोरेशन पढ़ाया था मैंने आपको, देन कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है, हाइड्रेशन करके कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। 21 in the context of mapping climate data, what term refers to a line drawn through all points on a map that contain the same amount of cloud? आइसोहेल, आइसोकीम, आइसोनेफ या फिर आइसोक्लास? तो आइसोनेफ, सेम अमाउंट ऑफ क्लाउड। भाई क्लाउड के लिए हम नेफ रूट वर्ड का यूज़ करते हैं ना, नेफोलॉजी, आइसोनेफ। आइसोहेल क्या है? आइसोहेल है वो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन जहाँ पे सेम लेवल ऑफ सनशाइन पड़ रहा हो, सनशाइन सेम पड़ रहा है, उसको हम आइसोहेल बोलते हैं। जैसे आइसोथर्म आपने सुना होगा, आइसोथर्म क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो लाइन जो उन पॉइंट से कनेक्ट कर रही है जहाँ पे सेम टेम्परेचर है, तो इनको हम आइसोथर्म बोलते हैं। विच स्टेट इज़ नोन एज मोलासिस बेसिन, किस राज्य को मोलासिस बेसिन के? यहाँ पे इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी अब बड़ा हुआ है क्वेश्चन तो बताता हूँ, मिजोरम है इसका आंसर, लेकिन इसका कोई यहाँ पे लॉजिक है नहीं वैसे। वन टर्म फॉर द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, अगेन सेम क्वेश्चन, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड एज, तो ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, नो, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म और स्ट्रेटोस्फियर शुरू। स्ट्रेटोपॉज तो वो होता है जहाँ स्ट्रेटोस्फियर शुरू खत्म और मेजोस्फियर शुरू। द मोस्ट कॉमन रेनफॉल मेजरमेंट इज द टोटल रेनफॉल डेप्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विच इज एक्सप्रेस्ड इन डैश, किस में एक्सप्रेस किया जाता है? मिलीमीटर में, मिलीबार में, हेक्टोपास्कल में या फिर किलो पास्कल में? तो भाई पास्कल तो यूनिट होती है प्रेशर की, बार भी यूनिट होती है प्रेशर की, तो हम किस में मेजर करते हैं टोटल रेनफॉल? इसको मेजर करते हैं मिलीमीटर्स पे। और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हाइटोमीटर जो होता है, हाइटोमीटर, इसका हम यूज़ करते हैं रेनफॉल को मेजर करने के लिए। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लें, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट CFCs इज एक्यूरेट? स्टेनो 2023। CFCs आर यूज्ड एज रिपेयरर्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर? नहीं भाई, रिपेयर नहीं। CFCs आर यूज्ड एज फ्यूल? ना। CFCs आर यूज्ड इन रिपेयर्स ऑफ ओजोन लेयर? नो। CFCs को रेफ्रिजरेंट में यूज़ किया जाता था, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज़्यादा आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी? तो ऑप्शंस आप देखिए, जल्दी से आंसर करिए। अभी ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कौन सी ज़्यादा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी होगी, CO2, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सॉरी, अच्छा वाटर वेपर भी ऑप्शन में, तो वाटर वेपर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो CO2 से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है वाटर वेपर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मैंने आपको बताया था 0 to 4% बाई वॉल्यूम देखने को मिलता है हमें वाटर वेपर। देन सेकेंड नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नंबर पे आता है मीथेन, चौथे नंबर पे आता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? N2O, जिसको लाफिंग बुद्धा नहीं, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस? ये भी कर चुके हैं यार। CO2 का कंसंट्रेशन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर आप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द माउंटेन विल रिसीव द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लेडन विंड्स? तो अभी हमने पढ़ा है ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा या फिर रिलीफ रेनफॉल। हवा राइज करती है, एकदम से ठंडी होती है, कंडेंस हो जाता है, बादल बनता है, खूब बारिश होती है, क्या होता है? ये विंड वर्ड साइड होता है और दूसरा वाला लीवर्ड या फिर ऑफशोर साइड होता है। द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल? ये अभी नहीं करना है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना। आंसर तो मेघालय होगा इसका, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। चलिए, ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है? आराम से कर सकते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ओरो का मतलब माउंटेन होता है, तो जब सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी यार 2 क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो खुद से, इतना तो है। चलिए भाई, बाकी हाँ, प्राइसेस का काफ़ी लोग बोल रहे थे, मैं ये चीज़ ऑब्जर्व किया था, क्योंकि कल थोड़ा सा भावनाओं में बह के हमने 600 बोल दिया था। पहली बात तो ये है कि प्राइस, जिन लोगों ने पहले बाई किया तो बोले थे सर हमने तो कम में बाई किया, ये वो देखिए कि जो 800 मैंने लिखा था वो 1 साल के लिए था, ठीक है। पहली बात तो 600 प्राइस नहीं हुआ था, 800 हुआ था और 1 साल के लिए।
ठीक है, लाइफ टाइम के लिए 1000 हुआ था। और मैं बता दूं सर, पहले से ही प्राइस कम था, आपको पता है बैच का प्राइस नॉर्मल 1200 होता है, 1200, पहले से कम था 1000, फिर मैंने कल और कम किया 800, वो सिर्फ 3-4 घंटे के लिए किया था। बाकी नॉर्मल प्राइस आपकी वही रहेगी। ये भी आपका डिस्काउंटेड है, तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस में ही है बैच अभी भी, ठीक है। वो 1200 में, आप सभी को याद होगा 2.2 जो लॉन्च हुआ था, फिर फर्स्ट बैच भी, उसका प्राइस 1200 था 1 ईयर का, 1500 था फुल लाइफ टाइम का। तो ये मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बार बार मतलब मैसेज करके फ्लडिंग कर रहे हैं मैसेजेस की कि सर हमने तो अभी लिया था, हमारे साथ धोखा हुआ, ये वो धोखा होगा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। 100-150 रुपये का बस अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने इसलिए दे दिया था सो दैट कि अगर जो लोग अभी नहीं कर पा रहे थे एनरोल तो वो नहीं मतलब कर पाएंगे। और एक चीज़ और कि कुछ लोग को मैंने देखा है ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके डालते रहते हैं इधर उधर, तो प्लीज़ मत करिए, ठीक है। मैं अपने साइड से इसीलिए इतना फ्री कंटेंट मैंने खुद ही दे दिया है कि अगर किसी को फ्री में पढ़ना है तो आराम से पढ़ सकता है। मैं खुद ही इसीलिए फ्री लाइव स्ट्रीम करता हूँ इन चीज़ों की, ठीक है, कि जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। लेकिन फिर क्यों मैं अगर कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा तो फिर मतलब फिर वो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को मत करिएगा। और कंप्यूटर बैच आपके नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इसकी भी, ठीक है, जो मेंस के लिए हमारी चल रही हैं। अभी तो आपको जो 2025 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर अभी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, लास्ट टाइम में पढ़ना है। बिकॉज CGL हो चाहे CHSL हो, CHSL में तो प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, Tier 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, CGL में नहीं आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो सिर्फ मेंस में आते हैं और वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अभी आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है, ठीक है। सर हैंड राइटिंग और थोड़ा सा अच्छा करते तो अच्छा होता। आनंद जी, हैंड राइटिंग ख़राब है क्या? हैंड राइटिंग बेकार लगती है क्या मेरी? मतलब मैं कोशिश तो यार करता हूँ कि ठीक ही लिखूँ तो विजिबल हो ढंग से, मतलब लेजिबल हो। सर कल टेस्ट में एक क्वेश्चन गलत था। ओके, सॉरी फॉर दैट, मैं उसको चेक करवा लूँगा। आप बता सकते हो सुष्मिता जी कौन सा क्वेश्चन गलत था? अगर था तो एक बार चेक करो। बुक बायलिंगुअल होगी? यस, अलग अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी, हिंदी की अलग होगी। करंट अफेयर्स हम मंथली बेसिस पे करेंगे। सर इसमें ठीक है, अभी वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको क्या करना है, लेकिन पहले ये थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी का आई थिंक डाउट आया इसमें। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 14th। तो भाई इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट ही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या चेक करना है इसमें? ग्रीन हाउस मैंने आपको बताया था, शायद आपको ग्लोबल वार्मिंग लग रहा होगा। ग्लोबल वार्मिंग मैंने बता दिया, जो अर्थ का हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ह्यूमन रीजंस की वजह से, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए डिफरेंस बता दिया था सो दैट आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। इंग्लिश के नोट्स कहाँ मिलेंगे? सारे नोट्स वगैरह सब बैच के अंदर आपको मिल जाएंगे, सब कुछ, नोट्स क्विज वगैरह सब कुछ। रिपीटेड डिसकॉन्टिन्यूटी आंसर में था। ओके सुष्मिता जी, मैं देख लूँगा उसको। सर आज वीकली टेस्ट आज पूरा दिन रहेगा? पूरा दिन क्या, पूरे साल रहेगा, जब तक आपके पास कोर्स है तब तक रहेगा, ठीक है। एक टाइम वाला और एक ये वाला। अच्छा, बिगनर वाली वीडियो कब? उन्नति जी वो भी जल्द वीडियो मैं दे दूँगा कि बिगनर्स को 2025 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर टू एवरीवन। बाकी यार थैंक यू, बहुत सारी विशेज़ आई, बहुत सारी विशेज़ आई फॉर दी 1 मिलियन एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू एवरीवन। आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। एंड होपफुली विल कंप्लीट द 2 मिलियन सून। फिर से हम लोग कल लाइव किया, कल मुझे बहुत अच्छा लगा था, सच बता रहा हूँ मैं। कल जब मैंने लाइव किया था ना, तो पहले तो मैंने सोचा था नहीं करते हैं, क्या ही है, ठीक है, लेकिन फिर मैंने किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुकून मिला, लगा कि हाँ यार कुछ अचीव किया है कल, सच में, ठीक है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं अपनी साइड से पूरा हार्ड वर्क करूँगा, ऑनेस्टी के साथ पूरी जी जान लगा दूंगा कि सो दैट आप भी अपना जो ड्रीम है उसको अचीव कर पाएँ, जॉब ले सकें अच्छी सी, है ना, और आपके चेहरे पे भी खुशी आ सके। तो वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है मेरे लिए भी, जब आप मैसेज करते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा इसके इतना अच्छे से सिलेक्शन हुआ, तो वो एक बहुत बड़ी खुशी का मोमेंट होता है। तो उसके लिए हम पूरी अपने साइड से, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा। आप भी करते रहें, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे,
है ना। थैंक यू टू एवरीवन।